तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग को आज शुरू होने वाले यूरोस के सेमीफाइनल्स कह रहा हूँ, क्वार्टर फाइनल्स, उन सब के एक्चुअली अर्जेंटीना सेमीफाइनल पहुंच गई है ना, तो कोपा का इजी चलता है, थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं आगे। तो सबका प्रीव्यू करना है हमें, सारे बड़े मैचेस का डिटेल में अच्छे से बात करेंगे सबकी। अर्जेंटीना कैसे सेमीज में पहुंची, वही बड़ा अननेसेसरीली बहुत एस्केलेट कर गया मैच, उसके भी डिस्कशन करेंगे। एंड फिर हमने सोचा था कि T20 वर्ल्ड कप के लिए बस कर देनी है बातें, बट आई थिंक अब ये लास्ट पॉडकास्ट होगा उसके लिए, बिकॉज वी जस्ट हैव टू टॉक अबाउट द विक्ट्री परेड। हाँ भाई, इट वाज अनरियल, राइट। So let's quickly start with the previews for the Euros quarter finals first. किन की बातें कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज जो होने वाला मैच है भाई, कुछ घंटे में, जर्मनी वर्सेस स्पेन। Right. एंड प्रॉब्ली द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट राइट नाउ। मतलब I mean पोर्चुगल और फ्रांस से ज्यादा थोड़ी हैं भाई, अगर रोनाल्डो और एम्बापे खेल आई थिंक, हाँ वही पॉइंट है। मतलब जो फुटबॉल देखने के लिए फुटबॉल देख रहे हैं उनके लिए ये मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एंड जो लोग थोड़े नरेटिव्स वगैरह डिस्कस करना है उसके लिए एम्बापे वर्सेस रोनाल्डो ऑब्वियसली होगा। बट आई थिंक ऑन पेपर जो सबसे एक्साइटेड मैच देखने वाला है वो प्रॉब्ली यही होगा, क्योंकि सो फार द टू बेस्ट टीम्स इन दिस टूर्नामेंट हैव बीन अपना जर्मनी वर्सेस स्पेन। सो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की इनकी, एंड आई थिंक ओवरऑल जो नरेटिव है ना इस मैच का, दैट इज यूथ वर्सेस एक्सपीरियंस। क्योंकि जर्मनी दे हैव इंडिविजुअल्स विद प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस, एंड स्पेन की थोड़ी यंग स्क्वाड है, एंड उनकी जो यूथ है वो टैकल कर सकती है इनके एक्सपीरियंस को। तो आई थिंक इट इज प्रॉपरली अ बैटल बिटवीन यूथ एंड एक्सपीरियंस। बट इनका जो स्टैट्स है टोटल बार ये लोग अपनी हिस्ट्री में 26 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से जर्मनी 9 बार जीती है और स्पेन 8 बार जीती है। बहुत नेक टू नेक, एंड ड्रॉ जो है 9 बार हो रखा है। एंड यूरोज में लोग सिर्फ एक ही बार मिले, एंड उसमें से स्पेन जीत गई थी। कब की बात है ये? आई थिंक 2014 में मिले थे एक बार। टाइम हो गया, 10 हाँ साल टाइम हो चुका है, राइट। बट आई थिंक मतलब अगर हम लोग बात करें तो हेड टू हेड एज यू सेड बहुत ज़्यादा क्लोज है, एंड वेरी ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं इसका, क्योंकि उस टाइम से लेके अब तक स्पेन हैज़ ऑल्सो कम अ वेरी लॉन्ग वे, एंड जर्मनी का भी मतलब गिरता ही गया, बट इन द रिसेंट पास्ट फ्यू मंथ्स एकदम सी रिसर्जेंस हुई है। तो इट डज नॉट रियली मैटर कि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है एक्चुअली में, एनीवे बहुत ज़्यादा क्लोज ही है। हाँ राइट, डज नॉट मैटर। बट अगर हम लाइनअप्स की बात करें तो जर्मनी थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट हैव प्लेड विद अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन। मतलब 4-3-3, 4-2-3-1 कुछ भी कह सकते हो उनको। इस मैच में भी आई थिंक वो इसी के साथ जाएंगे, जिसमें हैवर्ट्स अप टॉप होगा, फ्लोरियन वर्ट्स आई थिंक शुड स्टार्ट ऑन द लेफ्ट विंग, गुंडोगान जो बीच में अटैकिंग मिडफील्डर होता है, राइट में मुसियाला, पीछे क्रूज और एंड्रिच का डबल पिवट देखने को मिलेगा। लेफ्ट में डेविड रॉम मेरे हिसाब से खेलेगा, रूडिगर स्लॉटरबैक जो है वो सेंटर बैक पेयरिंग होगी, एंड राइट में किमिक खेलेगा, एंड पीछे ऑब्वियसली नॉर खेलने वाला है ना। इसमें कुछ टॉकिंग पॉइंट्स जो हमें डिस्कस करने जरूरी हैं। पहली बात तो डेविड रॉम इन प्लेस ऑफ मिटलस्टैड। पिछले मैच में डेविड रॉम खेला था, एंड आई थिंक इन जनरल ही वाज बेटर बोथ ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली। मिटलस्टैड उतना प्रोवाइड नहीं कर रहा था। सो आई थिंक अगर आपने राउंड ऑफ 16 में स्टार्ट कर दिया, ईदर वे इट इज अ बिग स्टेटमेंट कि आपने अभी तक जो ग्रुप स्टेज में जैसे खिलाते आ रहे थे, आपने उसको बेंच करके राउंड ऑफ 16 में कोई और प्लेयर खिला दिया। तो आई थिंक इस मैच में भी मोस्ट प्रॉब्ली यही खेलना चाहिए डेविड रॉम। फॉर मी ऑल्सो ही शुड प्ले। सेकेंड पॉइंट इज साने जो था वो लास्ट मैच खेला था, एंड मुसियाला लेफ्ट पे खेल रहा था, साने राइट पे खेला था, वर्ट्स बेंच पे कर दिया था। एंड भाई साने ने जो मतलब इतना फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर है ना, वो जो फालतू यूजलेस ड्रिबल्स वो बंदा करता है विद नो एंड प्रोडक्ट व्हाटसोएवर। व्हाट इज इट विद साने? मतलब कभी कभी लगता था प्रॉमिसिंग बंदा है, चाहे वो क्लब से खेल लो चाहे कंट्री से खेल लो, एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कभी कभी वो दोनों ही जगह से स्टार्ट करने लायक नहीं रहता। हाँ राइट। आई थिंक जब तक वो सिटी में था तब तक वो अनडिस्प्यूटेबल स्टार्टर था। जब से वो बायर्न गया, वही ना उसे अपनी जगह के लिए भी लड़ना पड़ा है। स्टार्टिंग में गिनाब्री भी खेल रहा था उस पोजीशन पे, कोमन भी खेल रहा था कई बार। तो आई थिंक उसके बाद से मे बी हिज कॉन्फिडेंस इज डाउन। ना जर्मनी से वो ढंग से खेल पाता है, ना अपना बायर्न म्यूनिख से अच्छे से खेल पाता है। फ्लोरियन वर्ट्स एज आई सेड भाई, मतलब ही हैड अ स्टेलर सीजन विद बायर लेवरकुसन। उसके बाद वो यहाँ पे आया, इवन आई थिंक फर्स्ट मैच में उसने और मुसियाला ने गोल मारे थे। तो उसके बाद आई थिंक थोड़ा हार्श था उसको ना स्टार्ट कराना। मतलब आई गेट कि साने थोड़ा एक वो डायरेक्टनेस लेके आता है गेम के अंदर, बट अगर वो एंड प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो रहा तो व्हाट्स द पॉइंट एग्जैक्टली। तो आई थिंक मेरे लिए वर्ट्स स्टार्ट करेगा यहाँ पे। नाउ स्पेन की बात अगर हम लोग करें तो स्पेन भी 4-2-3-1 या 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ ही जाती है। मोराटा अप टॉप, एंड जो इनके दो मेन प्लेयर्स हैं निको विलियम्स एंड यमाल, ये दोनों विंग्स पे स्टार्ट करेंगे। बीच में पेड्री होगा। जो डबल पिवट है वो हमें रॉड्री और फाबियन रूइस का देखने को मिलेगा अगेन, एंड पीछे कुकरेला एज द लेफ्ट बैक, लापोर्ते
और ले नॉर्मन की जो सेंटर बैक पेरी देखने को मिलेगी, एंड राइट में कारवाल देखने को मिलेगा, एंड पीछे ऑफ कोर्स उनाई सिमोन। कोई चेंजिंग नहीं ऐसा। आई थिंक यहाँ पे चेंज करना भी नहीं चाहिए, जो चल रहा है उसको हाँ, मतलब डोंट फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। बाय फार द बेस्ट टीम इन दिस टूर्नामेंट, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, लिटरली कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। वैसे भी आई थिंक समटाइम्स ना जब यूथ होती है तो मतलब वो दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो एक्सपीरियंस देख के लोग थोड़ा वो हो जाए कि भाई यार इनके से कैसे कॉम्पीट करेंगे, या फिर कई बार मतलब जब वो जवान बच्चे आते हैं तो उनको लगता है भाई इनको तो पेल ही देंगे। ये तो कभी नहीं होता भाई। नहीं भाई, मतलब आई थिंक होता नहीं है कई बार कि मतलब आप अपने से किसी बड़े के साथ खेल रहे हो एंड आपको लग रहा है भाई इनको तो हराएंगे, वो फायर ज्यादा होती है, मोटिवेशन होता है, बट ये जो तुमने तो कैजुअली कह दिया इतना तो नहीं होता मेरे ख्याल से। बट आई थिंक यहाँ पे काम कर सकता है, एंड इसी फॉर्मेशन के साथ जाना चाहिए। स्पेन के लिए मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इस जितने भी प्रीव्यूज करने हैं, जितनी भी टीम्स इन्वॉल्व हैं, मतलब 3 का हम लोग यूरोज में करें तो बेसिकली 6 टीम्स इन्वॉल्व हैं, तो स्विट्जरलैंड के बाद सबसे कम बात हम लोग यहाँ पे स्पेन की करने वाले हैं, क्योंकि स्पेन में लाइक जनरली यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, हाँ, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। नाउ अगर हम लोग टैक्टिक्स की बात करें इन जनरल, जर्मनी ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल्स मारे 10 गोल्स, एंड स्पेन ने सेकंड मोस्ट मारे 9 गोल्स। द सरप्राइजिंग स्टैट इज कि इस टूर्नामेंट में जर्मनी हैज हेल्ड मोर पोजीशन देन स्पेन ऑन एन एवरेज। जर्मनी का 65% रहा है, स्पेन का 59% रहा है। You could also argue कि स्पेन had tougher opponents in the group stage. Exactly. इन लोगों ने क्रोएशिया, इटली ये सब फेस करे, जर्मनी did not have to face these opponents. So इसलिए भी हो सकता है कि ये कम हो, and that is why I'm saying कि I won't be surprised अगर स्पेन जो है वो ज्यादा पोजीशन रखती है। बट अगर ऐसा होता है तो एक जो वीकनेस रही है जर्मनी की, दे आर नॉट क्लिनिकल। With Havertz, Musiala, Wirtz up top, sometimes they have not been able to convert those chances. And अगर स्पेन डोमिनेट करती है तो आपको कुछ चांसेस मिलेंगे, उसमें यू विल हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ देम। एंड क्रूज जो है मिडफील्ड में, ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर जर्मनी, क्योंकि लाइन ब्रेकिंग पासेस वही निकालने वाला है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैवर्ट्स, मुसियाला एंड विर्ट्स टू स्टेप अप इन जनरल। ऑल्सो गुंडोगान, आई रिमेंबर ग्रुप स्टेज का जो लास्ट गेम था, इवन राउंड ऑफ 16 में डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम बाय हिज स्टैंडर्ड्स। सो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दीज गाइज टू स्टेप अप। नाउ आई थिंक जो 2 बैटल हमें बहुत इंपॉर्टेंट है बात करने की, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल निको विलियम्स वर्सेस किमिक। जिस तरीके से विनीसियस जूनियर ने किमिक को मतलब भाई रोस्ट कर दिया था रियल मैड्रिड से जो मैच था, निको विलियम्स जिस तरीके के फॉर्म में है, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर किमिक टू हैंडल। काइंड ऑफ सिमिलर इन द सेंस कि थोड़ी पेस भी है बंदे की, एजाइल बहुत ज्यादा है, कटिंग कर सकता है, प्लस वही ना गोल स्कोरिंग फॉर्म भी बहुत तगड़ा है उसका। एंड सेकंड ऑब्वियसली वो भी उनके विंगर से एसोसिएटेड है, अपना डेविड रॉम वर्सेस लमीन यमाल भाई। ये दोनों जो प्लेयर्स हैं मोस्ट प्रोबब्ली दे आर गोइंग टू बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर स्पेन। एज फॉर जर्मनी आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी मुसियाला, गाइज लाइक टोनी क्रूज, क्योंकि आपको वो मिडफील्ड में थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। सो आई थिंक दैट्स फॉर हमारा अपना ये दोनों मैचेस। एंड मैं ये बात बता दूं कि स्पेन जो है वो हमने ना काफी मैचेस में डिस्कस करा है कि अगर जर्मनी की मिडफील्ड जो है वो स्ट्रांग है तो स्पेन इसको कैसे कॉन्कर कर सकती है बाय न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी। अगर लमीन यमाल और निको विलियम्स ऐसे टाइप के प्लेयर्स पीछे भी आ रहे हैं, ट्रैक बैक कर रहे हैं, जो थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं एजिंग मिडफील्ड है एंड्रिक क्रूज और गुंडोगान की, अगर न्यूमेरिकली सुपीरियर हैं वो लोग, प्लस यूथ भी है, ज़्यादा स्टैमिना है, ज़्यादा इंटेंसिटी है, तो दे विल बी एबल टू अपना डोमिनेट जर्मनी इन द मिडफील्ड एरिया स्पेसिफिकली। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द की। बट विदाउट सेइंग एनीथिंग एल्स, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी? मैं तो अभी भी स्पेन को ही बैक कर रहा हूँ, स्टिल स्पेन। हाँ, मुझे तो लगता है स्पेन ही है। आई जस्ट हैव अ फीलिंग टेक्निकली, आई थिंक लॉजिकली वी शुड नॉट से कि जर्मनी जीतनी चाहिए, क्योंकि स्पेन बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है, बट आई जस्ट हैव अ फीलिंग कि जर्मनी जीत जाएगी। हमेशा लॉजिकली चीजें होती नहीं है एग्जैक्टली। भाई होम एडवांटेज भी है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, कोई बड़ी बात नहीं कि जीत भी जाए। आई एम बैकिंग स्पेन। ओके, नाउ फॉर अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच एंड द बिगेस्ट मैच इज गोइंग टू बी फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल। एंड यहाँ पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल मैचेस इनकी हिस्ट्री में 28 हुए हैं, जिसमें से 19 बार फ्रांस जीती है, 6 बार पोर्चुगल जीती है, 3 बार ड्रॉ हुआ है। ऑल्दो यूरोज में ये लोग 2 बार मिले, एक 2016 फाइनल जो पोर्चुगल जीत गई थी, एक 2020 में जब वो 2 पेनल्टीज मिल गई थी पोर्चुगल को, एंड इट वाज अ 2-2 ड्रॉ। तो फ्रांस यूरोज में कभी पोर्चुगल से जीती नहीं है। 2 ही मैचेस हुए ऑल्दो। बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर। हाँ भाई, मतलब तगड़ा है। बट अगर हम लोग लाइनअप की बात करें, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट फ्रांस,
ये लोग अगेन 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ जाते हैं, जिसमें अगेन वील टॉक आउट कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो लाइनअप होना चाहिए, एम्बापे अप टॉप, बारकोला वो लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करना चाहिए, ग्रीजमैन शुड स्टार्ट अगेन एट द कैंप पोजीशन, डेम्बले एट द राइट विंग, जो डबल पिवट है वो कांटे और चुआमेनी का होगा, थियो हर्नांडेज एज लेफ्ट बैक, सलीबा उपामेकानो की सेंटर बैक पेयरिंग, एंड राइट में कुंडे, एंड पीछे ऑब्वियसली माइक में राबियो स्टार्ट नहीं करेगा, राबियो सस्पेंडेड है। अच्छा, एंड आई थिंक दिस कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर देम, क्योंकि फाइनली पिछले मैच में उन लोगों ने ग्रीजमैन को एज राइट विंगर स्टार्ट कर दिया था, डेम्बले बेंच कर दिया था, राबियो स्टार्ट करा था। दिस टाइम दे कैन गो विद अ मोर अटैकिंग फॉर्मेशन, जहां पे ग्रीजमैन और डेम्बले दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर देम। थोरम भी स्टार्ट नहीं कर रहा, थोरम में यही कहने वाला था कि आई होप सो कि वो बेंच हो, क्योंकि लास्ट मैच मतलब जितना वेस्टफुल रहा था वो, एंड मतलब जेन्युइनली सीम्ड लाइक कि भाई वो कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, राइट। मतलब सिर्फ भागने दौड़ने के लिए रखा हुआ है क्या एक आदमी आपने। प्लस आई थिंक फ्रांस में डेम्बले है, तो वो पेनल्टीज वगैरह जीतने में काफी हेल्प कर सकता है फ्रांस। व्हाट अबाउट कोलुमुआनी, उसने भी गोल मारा लास्ट टाइम। हाँ, आई थिंक वो अगेन उसका वही रोल रहेगा, ऑफ द बेंच आ सकता है। आई डोंट थिंक दैट ही शुड बी स्टार्टिंग रिगार्डलेस। अगर डिशॉम को लगता है कि उसे एम्बापे को लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करना है, आई थिंक ही शुड स्टार्ट जिरू भाई। मतलब जिरू खेला कैसे नहीं अभी तक मुझे समझ नहीं आया। हाँ, मतलब ही शुड बी, बट यूरोज में रहा नहीं है सरप्राइजिंगली फर्स्ट इन लाइन वो। या तो कोलुमुआनी आ जाता है या फिर वो थुराम ले आते हैं। पॉसिबली फेज आउट कर रहे हैं यार एज के चक्कर में, हो सकता है। मतलब के साथ भी हमने देखा थोड़ा, राइट, बट आई थिंक वही है ना कि मतलब अर्जेंटीना में अभी उसको इंजरी थी, उसको तब भी खिला दिया, क्योंकि इट इज अ मस्ट विन मैच भाई। वो मेसी और जिरू है, फर्क भी है। हाँ, बट मतलब आई थिंक मेरा पॉइंट ये कि आप अपने जो इस टाइम पे करंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हैं, यू वुड वांट टू प्ले देम इन द क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। वो फेज आउट का टाइम होगा आपके पास इसके बाद। तो आई थिंक यहाँ पे अगर एम्बापे को लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करना है, देन स्टार्ट जिरू भाई। जिरू काफी अच्छा खेल सकता है। नाउ कमिंग टू पोर्चुगल, एंड यहाँ पे आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 लाइनअप्स, जो मोस्ट प्रोबेबल होने वाला है एंड जो मेरे हिसाब से होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मोस्ट प्रोबेबल होने वाला है, 4-2-3-1 फॉर्मेशन, रोनाल्डो अप टॉप, लियाओ, ब्रूनो फर्नांडिस एंड बर्नार्डो सिल्वा, डबल पिवट में पलीनिया एंड विटीनिया, जो पीछे 4 एट द बैक होंगे उसमें नूनो मेंडेस, डियाज, पेपे और कैंसेलो। नाउ ये 4-2-3-1 फॉर्मेशन है, ये भी एक्चुअली में एक 3-4-3 बन जाती है, क्योंकि कैंसेलो आगे चला जाता है, नूनो मेंडेस एज अ थर्ड सेंटर बैक ऐड करता है। बट पॉइंट ये है यहाँ पे कि दिस इज एन अटैकिंग फॉर्मेशन, मतलब ये डिफेंसिवली उतना कवर नहीं प्रोवाइड करेगी। व्हाई आई से दैट? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बापे लेफ्ट में खेलता है अगर, ही इज गोइंग टू बी फेसिंग कैंसेलो। एक मैंने वो मीम देखा था, पेपे भी वहां पे होगा। ओ भाई, वो जिसमें रो रहा था भाई, वो गजब मीम है। आई हैव गॉट नो लेग्स। बहुत अच्छा मीम है वो। बट आई थिंक अगर ये स्टार्ट करते हैं तो एज आई सेड की थोड़ी अटैकिंग फॉर्मेशन हो सकती है। नाउ यहाँ पे राफेल लियाओ की जो है वो पोजीशन थोड़ी क्वेश्चन में रहेगी। या तो आप पेड्रो नेटो स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप जोआओ फिलिक्स स्टार्ट कर सकते हो। आई डोंट थिंक जोआओ फिलिक्स स्टार्ट करेगा वैसे, बट पेड्रो नेटो स्टार्ट कर सकता है उसकी जगह, क्योंकि लियाओ वेरी ऑनेस्टली हैज नॉट बीन गुड भाई। मतलब किसी मैच में वो उतना शार्प दिखाई नहीं देता, एसी मिलान के साथ दिखता है। तो आई थिंक यहाँ पे उस पर क्वेश्चन हो सकता है। सेकेंड गाय इन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी पेपे। अगर लोग कहेंगे कि जिस तरीके की, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस इन फ्रांस स्ट्रैटेजी ऑल्सो, कि उनकी पूरी स्ट्रैटेजी यही होगी भाई कि ये जो 3 पेसी फॉरवर्ड है इनको भगा दो। एंड पेपे का जो हमने लास्ट मैच में देखा, जब सेस्को भगा के लेता उसके सामने से, ही वाज लेजिट रनिंग फॉर हिज लाइफ भाई। क्या इसके अगेंस्ट पेपे को स्टार्ट करना चाहिए? 41 ईयर ओल्ड पेपे। I think you'll have to back your experience at the biggest stages. Same. और कुछ कर नहीं सकते। People may say कि भाई हम एंटोनियो सिल्वा या गोंसालो इनाचो स्टार्ट कर लेते हैं, बट पेपे वेरी ऑनेस्टली, मतलब उस मैच में भी बस वो एक मिस्टेक थी। उसके अलावा he has been flawless throughout the tournament. तो इट वुड बी रिएक्शनरी टू से कि पेपे को बेंच कर दो। बट वो एक जेन्युइन फैक्टर है पेस वाला। I still think I'm going to back him and I hope कि वो टर्न अप करता है उसमें। क्योंकि ऐसे में फिर नूनो मेंडेस का ही बहुत बड़ा हाथ हो जाएगा ना। And him acting as a center back could also be a blessing in disguise. Right. तो मेरा जो सेकंड लाइनअप है वो इसके लिए थोड़ा टैकल करने के लिए, विच इज अगेन गोइंग टू बी ऑन पेपर ऑल्सो 3-4-3 फॉर्मेशन, जहां पे हम लोग राफेल लियाओ, रोनाल्डो और बर्नार्डो को आगे खेलते हुए देखेंगे। तुम लियाओ को तुम भी स्टार्ट करा रहे हो? नहीं, मतलब आई थिंक स्टार्ट वही करने वाला है, बट मेरे हिसाब से पेड्रो नेटो स्टार्ट करना चाहिए, या जो फिलिक्स। जो मिडफील्ड होगी उसमें कैंसेलो एज द लेफ्ट मिडफील्डर। नाउ दिस लाइनअप इज अलोंग द सेम लाइंस एज व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट मैच। जब उसने फर्स्ट मैच में जो फर्स्ट लाइनअप खिलाया था रोबर्टो मार्टिनेज में, उसमें यही फॉर्मेशन थी। एंड कैंसेलो जो है वो एज अ लेफ्ट सेंटर बैक लेफ्ट मिडफील्डर खेल रहा था, एंड 3 टोटल में फुल बैक्स खिलाए थे।
राइट मेरा जो मिड होगा वो डालो होगा क्योंकि ही इज बेटर डिफेंसिवली, तो आई होप कि वो एम्बापे को कंसेलो से बेटर टैकल कर सकता है। जो बीच में प्लेयर्स होंगे, एक पलीनिया होगा, एक ब्रूनो फर्नांडिस होगा। विटिन्या गया, हाँ विटिन्या अनफॉर्चुनेटली जाएगा बिकॉज आई वांट अ प्रॉपर डीएम इन माई टीम। एंड पीछे नूनो मेंडेस, पेपे एंड डियाज, एंड पीछे डियोगो कोस्टा। तो इसके साथ आप पहली बात तो 5 एट द बैक बेसिकली है विद डिफेंसिवली बेटर प्लेयर्स आई वुड से, क्योंकि आपके पास 5 एट द बैक है प्लस एक डीएम भी है। एंड अगेन पीपल विल से कि ये बहुत ही ज्यादा रिजर्व फॉर्मेशन है, इतना आपको नहीं खेलना चाहिए। आई थिंक द ओनली वे पोर्चुगल कैन विन अगेंस्ट फ्रांस इज बाय प्लेइंग एज एन अंडरडॉग। भाई आई थिंक कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन नहीं एक्सक्यूज तो नहीं है, बहुत इतनी अच्छी टीम लेके भी अगर आपको ऐसे खेलना पड़ रहा है, इन टैक्टिक्स पे गिरना पड़ रहा है, तो क्या ही बोलूं भाई। एट द एंड ऑफ द डे ऑल दैट मैटर्स इज यू विन द गेम। हाँ, एंड अगर आप कितना भी घिसपिट के पेनल्टीज पे ले जाके अगर गेम जीत जा रहे हो, आई एम गोइंग टू टेक द विन भाई। of course you will take the win, especially against a team like France, जो वर्ल्ड कप में भी इतना अच्छा खेलते हैं। But it is actually going against your first nature, which is कि you have been blessed with such great attackers, you might as well want to exploit them। ये तो वही बात हो गई जो इंग्लैंड कर रही होती है। हाँ राइट। बट इंग्लैंड का मतलब भाई आई थिंक पॉइंट वो है कि इंग्लैंड बहुत टाइम से करती आ रही है एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट दोज रिजल्ट्स। पोर्चुगल ऐसे ही करते करते ही, पहली बात तो आई नो पीपल विल से कि 2016 में वो स्क्वाड नहीं थी, बट जब भी किसी बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट मैच हुआ है, द ओनली वे पोर्चुगल हैज वन दैट मैच इज बाय प्लेइंग एज एन अंडरडॉग, क्योंकि वो बेसिकली शायद उनकी मेंटालिटी में इंस्टिल्ड है। क्योंकि अभी मैं इनके स्टैट्स की बात करूंगा तो पोजेशन वाइज जो है पोर्चुगल इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बॉल उन लोगों ने रखी है। I think they also had one of the easiest groups, उससे फर्क हो सकता है बट वही ना, इंग्लैंड जैसी टीम्स ने भी नहीं रखा है, फ्रांस भी नहीं रख पाई इतना। बट अगर मैं स्ट्रैटेजी बहुत डिफिकल्ट था भाई पोर्चुगल से, कह सकते हैं। अगर हम लोग टैक्टिक्स की बात करें तो फ्रांस एज ए साइड के लोग प्रॉपर्ली हो सकता है अगर यहाँ पे पोर्चुगल बॉल डोमिनेट करती है, विच दे शुड एज अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स। But as per your formation, they would be dominating the ball. नहीं भाई, बॉल तो रख ही सकते हैं। 5 at the back के साथ I think they would have a much reserved approach. I think बॉल तो रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड पोर्चुगल का भी ना ये जो है कि इन लोगों ने पोजीशन इतना रखा है, ये डुअल साइडेड है। आई थिंक पोर्चुगल की सबसे बड़ी वीकनेस ये इस टाइम पे कि ये लोग कितने स्लो हैं भाई इस टाइम पे बॉल पे। मतलब आपने बॉल रख तो दिए, लास्ट मैच में भी 100 की पेपे मस्ती में भाई गार्डन में घूमता हुआ आ रहा है, बाकी प्लेयर्स भी मस्ते में चलते हुए आ रहे हैं और फिर पीछे ही पास कर दे रहे हैं। तो मतलब बॉल आपके पास है तो, बट क्या वो उतनी फ्रूटफुल है एक्चुअली में? इतना आप स्लो खेल रहे हो। आई थिंक वही मेन प्रॉब्लम है पोर्चुगल की। एंड दैट इज वाई से कि अगर ये लोग पोजीशन रखते भी है, फ्रांस लुकिंग एट देम सो दे आर सो प्रैग्मेटिक राइट नाउ कि दे वोंट केयर भाई कि अगर तुम्हारे पास बॉल है भी ना, चलो भाई तुम्हें घूमना रख लो। इनफैक्ट आई थिंक दे आर इवन बेटर व्हेन दे आर इन ट्रांजिशंस, जब जब ऑन काउंटर खेलेंगे और जब आपको डेम्बेले, एम्बापे और ग्रीजमैन ऐसे प्लेयर्स भागते दिखेंगे तो आई गॉट नो लेग्स वाला जो सीन होगा पेपे का, आई थिंक उसके साथ ये लोग जीत सकते हैं। आई थिंक मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये लोग ट्रांजिशन पे खेलेंगे, एंड आई इन जनरल थिंक ये मैच थोड़ा केजी होने वाला है। अच्छा, तो जो चांस मिलेंगे दे हैव टू कन्वर्ट दोस चांसेस। एंड फ्रांस की भी मेन प्रॉब्लम यही रही है इस टूर्नामेंट में कि आप चांस बना तो दे रहे हो, एक्सजी बना तो दे रहे हो, बट क्या वो कन्वर्ट कर पा रहे हो? क्योंकि गोल आपका सिर्फ एक ही आया ओपन प्ले से। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गाइज लाइक एम्बापे, डेम्बेले टू स्टेप अप यहाँ पे। एंड डिफेंसिवली आई थिंक बहुत एक मेजर चीज़ है फ्रांस के लिए, क्योंकि स्टैटिस्टिकली दे हैव बीन द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट डिफेंसिवली। अच्छा, सिर्फ एक ही गोल कंसीड करा इन लोगों ने, स्पेन ने भी एक ही करा है, तो जॉइंट बेस्ट कह सकते हैं आप लोग। एज फॉर पोर्चुगल, एज आई सेड कि ये लोग पोजीशन वाइज ये लोग सबसे टॉप पे है, फ्रांस 5th पे इस टाइम पे। एंड वही पॉइंट है कि बस आप पोजीशन रखो, थोड़ा तेज खेलो, ट्राई टू क्रिएट मोर चांसेस। एक चीज जो है वो डोंट ट्राई टू टेक द गेम डीप। अगर आपने गेम डीप लेके गए तो ये मत सोचना कि फ्रांस क्रम्बल करेगी पहले। या बट जो तुम स्ट्रैटेजी बता रहे हो उसका तो पर्पस ही है कि गेम को डीप लेके जाओ भाई। आई थिंक मतलब डिफेंसिवली खेलना डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप डीप लेके जाओगे। इफ यू आर प्लेइंग डिफेंसिवली एज एन अंडरडॉग, देन इनडायरेक्टली यू आर एक्चुअली होपिंग कि गेम जितना डीप जा सकता है जाए, एंड देन वी विल परहैप्स हैव अ मोमेंट ऑफ लक। नहीं, आई थिंक मेरा पॉइंट ये है कि आप डिफेंसिवली खेलो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अटैक नहीं करोगे। माई पॉइंट इज टू प्ले डिफेंसिवली फर्स्ट। प्रायोरिटी शुड बी टू डिफेंड फर्स्ट एंड देन अटैक। क्योंकि अगर बाई चांस भी एम्बापे या फिर फ्रांस एक गोल मारती है, मतलब भाई वी ऑल नो कितनी जल्दी क्रम्बल करेगी पोर्चुगल। सो मेरा पॉइंट ये है कि आप ऐसा मत सोचना कि भाई हम थोड़ा केजी कर करके लेट ले जाएंगे गेम और फिर एंड में गोल मार देंगे। क्योंकि राइट नाउ ना ही रोनाल्डोज फॉर्म में
एंड अगेन अ मेजर टॉकिंग पॉइंट इज रोनाल्डो, ही विल हैव टू स्टेप अप भाई इस गेम में. मतलब जो भी वो हाफ चांसेस बनेंगे, ही शुड बी द गाय हु इज गोइंग टू कन्वर्ट दोस चांसेस, वेदर ही इज 39 वेदर ही इज 40. अगर इस मैच में वो टर्न अप नहीं कर रहा तो भाई यू विल हैव टू फेस क्रिटिसिज्म देन. तो जो भी वो हाफ चांसेस बनेंगे, यू विल बी द गाय हु शुड बी कन्वर्टिंग दोस चांसेस. तो आई होप ही टर्न्स अप. एंड पॉइंट वही अल्टीमेटली कि कुछ ना कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस आई थिंक लगेगी ही लगेगी पोर्चुगल से. आई डोंट सी अ वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड टीम गोल कि पोर्चुगल मार दे. वो तो पोर्चुगल वैसे भी नहीं करती, राइट. तो आई थिंक ऐसे इंडिविजुअल्स विल हैव टू स्टेप अप. एंड अगर हम लोग बिग स्टेज की बात कर रहे हैं एंड रोनाल्डो की बात कर रहे हैं, भाई ही शुड बी द गाय हु इज गोइंग टू स्टेप अप. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम रोनाल्डो से? भाई आई होप बेटर गेम रहेगा थोड़ा. गोल एंड आई एम होपिंग कि गोल मार दे. एंड मतलब वही पॉइंट है ना यार, मतलब क्या रीजन है मेरे पास ना एक्सपेक्ट करने का. मतलब इट इज गोइंग टू बी अ डू और डाई गेम. 4 मैचेस हैं वो काफी नहीं है. नहीं, एक्सपेक्ट ना करने का मतलब ये है कि मतलब जो नरेटिव है इस टाइम पे, जो स्पेसिफिकली जो लास्ट मैच में हुआ, इट इज लेजिट अ डू और डाई गेम भाई. दिस इज योर लास्ट टूर्नामेंट, दिस कैन बी योर लास्ट मैच इन पोर्चुगल जर्सी ऑल्सो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्योंकि 2026 वर्ल्ड का स्टिल थिंक बहुत दूर है भाई वो. एंड यूरोस के बाद आई थिंक एक डिसीजन लेना पड़ेगा पोर्चुगल को, विच इज गोइंग टू ए वेरी डिफिकल्ट डिसीजन. क्योंकि अगर रोनाल्डो इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ 2026 वर्ल्ड कप, देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन टू प्ले हिम. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग हिम फॉर द क्वालिफायर्स फॉर द नेक्स्ट 2 years? राइट. फिर कोई नया बंदा लो स्ट्राइकर जिसको आप ग्रूम करो उस टाइम तक. तो आई थिंक इसके बाद बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा पोर्चुगल फेडरेशन को, रॉबर्टो मार्टिनेज को, रोनाल्डो को खुद भी. से हैविंग सेड दैट, दिस मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोनाल्डो. जो हमने एक रील निकाली थी इसके बारे में, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस दिस इन द लास्ट पॉडकास्ट. दिस इज हिज चांस टू रिडीम हिमसेल्फ. क्योंकि अब भाई सिर्फ 3 मैच बचे हैं. यू आर 3 मैचेस अवे फ्रॉम विनिंग द यूरोस. तो कितना अजीब लगता है बोलने में एक्चुअली, क्योंकि इट इज सो क्लोज येट सो फार वाला मोमेंट है. बट आई थिंक कि जितना मोटिवेशन मिल सकता है उतना मोटिवेशन है इस मैच में परफॉर्म करने का. आई थिंक रोनाल्डो का मेन केस ही वही है कि अगर वो हारता है देन दिस मोस्ट डेफिनेटली कुड बी हिज लास्ट गेम फॉर हिज कंट्री. राइट. वो एक स्टेटमेंट ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. फेयर पॉइंट. एज फॉर एम्बाप्पे, उसके लिए क्या लग रहा है? आई थिंक एम्बाप्पे का भी गेम बहुत ही ज़्यादा, मतलब इन जनरल टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा गंदा गया. मतलब एक ही गोल आया, वो भी पेनल्टी से आया. इन जनरल भी ही हैज़ नॉट लुक क्लिनिकल क्योंकि ही हैज़ गॉट इनफ चांसेस. आई होप कि वही है कि वो चांसेस को फिनिश कर पाता है अपने, मतलब उसके पर्सपेक्टिव से देखो तो आई तो होप कि गंदा ही खेले भाई. बट आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है अगेन उसके पास टू फॉर हिम टू ऑल्सो टू रिडीम हिमसेल्फ. आइडियली जो एम्बाप्पे है, इफ ही सीज अ बिग टीम ही विल टर्न अप. आई डोंट नो कि यूरोस का एम्बाप्पे करता है. हाँ, राइट. वरना अगर ये वर्ल्ड कप का मैच होता है, आई मीन तो तोड़ देता वो तो तोड़ ही देता. बट आई होप कि वो टर्न अप नहीं करता. एंड आई थिंक स्टिल द प्रेडिक्शन इज सेम. पोर्चुगल जीत रही भाई. मेरे को तो आई एम जस्ट गोइंग ऑन द वाइब्स. हाँ भाई, मतलब इस मैच में वैसे तो ऑन द वाइब्स ही जाएंगे. हाँ, क्योंकि लॉजिकली तो फ्रांस को तोड़ देना चाहिए भाई एक्चुअली में. राइट. आई एम ऑल्सो गोइंग विद पोर्चुगल भाई. आई होप रोनाल्डो टर्न्स अप स्पेसिफिकली. बट मूविंग ऑन, जो हमारा नेक्स्ट मैच होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस स्विट्जरलैंड. एंड दिस कैन बी पोटेंशियल स्नूज फेस्ट अगेन, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ पे खेल रही है. बट विल डिस्कस इन डिटेल की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है एंड क्यों ये गेम इंटरेस्टिंग भी बन सकता है एक्चुअली में. नाउ टोटल मैचेस इन दोनों टीम्स के बीच में 27 रहे, जिसमें से 19 इंग्लैंड जीती है, 3 बार स्विट्जरलैंड जीती है, ड्रॉ 5 बार हुए हैं. आई डोंट थिंक कुछ सरप्राइज है यहाँ पे. इंग्लैंड यूरोज में ये लोग 5 बार मिले, जिसमें से 4 बार ये लोग जीते और 1 बार ड्रॉ हुआ है. तो स्विट्जरलैंड कभी यूरोज में इंग्लैंड से जीती भी नहीं है. नाउ कमिंग टू लाइनअप्स, 4-2-3-1 फॉर्मेशन एज यूजुअल विद इंग्लैंड. केन अप टॉप, फोर्डन एट द लेफ्ट विंग, बेलिंगम बीच में सेंट्रल, राइट में साका. पीछे जो डबल पिवट होगा हमारा हो सकता है कोबी मेनो और अपना डेक्लन राइस का. ट्रेंट बाहर है अनफॉर्चुनेटली. लेफ्ट में हमारा अपना ट्रिपियर होगा, बीच में मार्क गुएई और जॉन स्टोन्स होंगे, राइट में वॉकर होगा, पीछे अपना पिकफोर्ड होगा. नाउ आई थिंक इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये चीज़ सॉर्ट आउट करे. वॉट एग्जैक्टली? आई थिंक मेरे ओपिनियन में बेलिंगम को एज अ नंबर 8 खेलना चाहिए. दे शुड नॉट ट्राई टू प्ले हिम अप टॉप. क्यों? एंड यहाँ पे डेफिनेटली उसका रोल जो है वो लिमिट होगा इसके चक्कर में. बट इस टाइम पे इंग्लैंड को विंग्स एक्सप्लॉइट करने की जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दे आर, मतलब स्पेसिफिकली ऑन द लेफ्ट विंग दे आर सो बैड
राइट, क्योंकि बेलिंगम को आप कई बार वहाँ पे शिफ्ट कर देते हो ताकि फोर्डन सेंट्रली आ सके, या फिर बेलिंगम बीच में रहे, फोर्डन लेफ्ट में आ सके, तो वो विंग एक्चुअली में इतना खाली रहता है क्योंकि ट्रिपियर इज नॉट एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ फुल बैक जो कि अटैक ही करता रहे वहाँ पे आके, विल पुट इन दोज ग्रेट क्रॉसेस। तो वो लेफ्ट साइड इतनी ज़्यादा डेड है एट टाइम्स कि मतलब पहली बात तो ना फोर्डन का ढंग से निकल पा रहा है गेम, बेलिंगम का यू कैन से क्योंकि अल्टीमेटली उसने 2 गोल मार दिए, बट एंड जो नंबर 8 वाली पोजीशन है वो भी इस टाइम पे इज नॉट टोटली सॉर्टेड क्योंकि हमने ट्रेंड बाहर निकाला, कोवी मेनू आया, कोवी मेनू डिड परफॉर्म गो एक्चुअली में, ट्रेंड से तो मतलब बहुत ही लाख गुना बेटर खेला, बट आई थिंक कोवी मेनू का पॉइंट ये है ना कि इस टाइम पे क्या फोर्डन, बेलिंगम और कोवी मेनू इनमें से इफ गिवन अ चॉइस कि आप किसे बेंच करोगे, इट इज गोइंग टू बी कोवी मेनू ऑब्वियसली। गैस अपग्रेड करेगा, मैं किसी को ही बेंच नहीं करूंगा, मैं सेम वो तीनों खिला देंगे, राइट ना, एंड आई थिंक पॉइंट वही है कि प्रोबेबल फॉर्मेशन यही होगी जो अभी तक खिलाता आ रहा है। आई होप कि वो ये चेंज करता है, although I genuinely don't get the issue here. Have we not seen so many teams at the club level or the international level जहाँ पे एक विंगर ऐसा होता है जो कि टक करके रखेगा पूरी टच लाइन से, and on the other side there would be a guy who would be cutting in, playing more centrally. They function pretty well. तो what is the problem with England? I think specifically problem ये है कि एट टाइम्स जब चांसेस क्रिएट करने की बात आती है, मान लो लेफ्ट विंग पे बॉल है, यू विल अगेन एंड अगेन हैव टू लुक कि भाई आगे तो मैं पास कर नहीं सकता क्योंकि देयर इज नो एग्जैक्टली गाय जिसे हम पास कर सके, फोर्डन हो भी तो ही विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस सम मैजिक फ्रॉम देयर। इंग्लैंड इन जनरल इज लैकिंग अ लॉट ऑफ मैजिक जो कि उनके पास होना चाहिए गिवन द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव। तो पॉइंट मेरा बस यही है कि अगर एक विंग आपका इतना खाली हो जाता है कि मतलब कोई भी बंदा नहीं है वहाँ पर अटैक करने के लिए, सिर्फ एक ही साइड से अटैक कर रहे हो, या तो यू आर लाइक रियल मैड्रिड जो कि लेफ्ट से अटैक करेंगे बट भाई लेफ्ट से अटैक करके खोल ही देंगे। बेसिकली इसका आंसर ये है कि ऐसी टीम्स में जहाँ पे एक विंगर ऐसा होता भी है एक साइड पे, उस साइड पे जो फुल बैक होता है वो हमेशा आगे जाके कवर करता है, आगे जाता है, प्लस जो दूसरी साइड पे जो विंगर होता है वो ताबड़तोड़ होता है। हाँ। यहाँ पे साका है हु इज ऑल्सो नॉट हैविंग दैट ग्रेट ऑफ अ टूर्नामेंट राइट नाउ। तो मतलब आपके विंग्स पे अगर दोनों ही नहीं है, माइट एज वेल ट्राई एंथनी गॉर्डन, क्योंकि बेलिंगम का भी भाई मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर मैच में ही गोल आ रहा है कि मतलब आई नो बहुत क्लच गोल आया उसका, बट वो गोल भी उस पोजीशन आया जिसमें अगर वो पीछे भी खेल रहा होता तो भी वो मार देता क्योंकि इट वाज अ कॉर्नर किक, भाई वहां से गोल मार देता। ओपन मतलब इन जनरल खेलते खेलते गेम नहीं आया उसका, सेट पीस से आया। तो आई थिंक द मोस्ट लॉजिकल थिंग वुड बी क्या फोर्डन को, हु इज द प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन, अगर आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं करोगे प्रॉपरली, क्योंकि एज एन अटैकिंग मिडफील्डर देखिए सिर्फ तो क्रिएटिविटी वाइज फोर्डन इज बेटर देन बेलिंगम। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक उसको आप एंड क्रिएटिविटी हैज बीन योर मेन इशू, गोल स्कोरिंग तो मतलब है ही लोग आगे मारने के लिए, तो फोर्डन को एक्सप्लॉइट करना आई थिंक इज द की फॉर इंग्लैंड राइट नाउ। एंड बेलिंगम एज ए नंबर 8 खेल सकता है क्योंकि डॉर्टमुंड में वो खेला भी हुआ है वहाँ पे, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। डिफेंस में आई थिंक कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज अ वेरी सॉर्टेड डिफेंस राइट नाउ। अगर काइल वॉकर एक जगह पे खेल रहा है, ट्रिपियर एक जगह खेल रहा है, मार्गो इज हैविंग अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट, जॉन स्टोन्स हैज नेवर लुक्ड बैड, मतलब ऐसा कुछ बहुत स्पेशल भी नहीं आएगा बट गंदा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड पिकफोर्ड भी मतलब चलो कह सकते हो कीपर थोड़ा अजीब है बट फेयर ओनली। तो आई थिंक डिफेंस में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट द अटैक कि आप कैसे सॉर्ट आउट करते हो, कैसे चांसेस क्रिएट करते हो एंड हाउ आर यू एबल टू फिनिश ऑफ दोस चांसेस। आई जनरली थिंक दिस इज टू बोल्ड ऑफ अ मूव फॉर करेगा नहीं साउथगेट, ये होने नहीं वाला। राइट फिर मेरे को भी लगता नहीं हो पाएगा। बट अगर हम लोग टैक्टिक्स की बात करें, स्विट्जरलैंड जो है वो 3-4-2-1 फॉर्मेशन के साथ जाती है, एंड अगर इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाना है तो वो सिर्फ स्विट्जरलैंड कर सकती है। क्योंकि आई थिंक पूरी अप्रोच ही इंग्लैंड की यही होगी कि वी आर गोइंग टू बी वेरी प्रैग्मेटिक एंड हम लोग मतलब वी वोंट सिट बैक, वी विल डोमिनेट पोजेशन बट वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू क्रिएट चांसेस। लीस्ट एफर्ट के साथ जो रिजल्ट निकल सकता है मतलब आ गया तो आ गया, आई वोंट इवन बी सरप्राइज अगर ये गेम एक्स्ट्रा टाइम जाता है क्योंकि वो इंग्लैंड खेलेगी वैसे। एज फॉर स्विट्जरलैंड जैसी इनके पास बॉल आएगी दे लुक टू अटैक, दे हैव स्कोर्ड द 3rd मोस्ट गोल्स इन दिस टूर्नामेंट बिहाइंड जर्मनी एंड स्पेन। 7 गोल मारे इन लोगों ने इस टूर्नामेंट में, सो देयर अटैक इज ऑल्सो वेरी गुड राइट नाउ। एंड अगेन मतलब इटली के लोग कहेंगे इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अपसेट, बट जिस तरीके से आ रहा था मतलब वन कैन ऑल्सो से कि शायद इंग्लैंड भी इटली को ऐसे नहीं हराती, इतना प्रॉपरली करके नहीं हराती, शायद 1-0 की मार्जिन से हरा पाती। आई थिंक स्विट्जरलैंड इज द ओनली टीम दैट कैन मेक दिस गेम इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से इट इज अगेन गोइंग टू बी अ स्नूज फेस्ट एंड दैट इज वाई आई होप इंग्लैंड बाहर हो जाती है। वेरी ऑनेस्टली अगर इंग्लैंड बाहर होगी तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड क्योंकि आई थिंक ये पोटेंशियल तो है स्विट्जरलैंड में कि ये बाहर कर दे। सबसे बोरिंग बड़ी टीम रही है इंग्लैंड बाय फार। तो इसको ही मैं मतलब आई थिंक कि आई होप स्विट्जरलैंड कैन सेव फुटबॉल यहाँ पे
एंड इंग्लैंड को अगर वो क्वार्टर फाइनल भी बाहर कर दे तो देयर इज नो बेटर थिंग. इट इज जस्ट दैट कि वो सेमीफाइनल नेदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड का हो जाएगा तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है. नेदरलैंड्स कोई बहुत अच्छी टीम नहीं है, राइट. मतलब ऑन पेपर शायद वो चीज़ ना देखने को मिले. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्मॉल टूर्नामेंट कोपा अमेरिका. व्हाट डू यू थिंक? स्मॉल टूर्नामेंट मतलब हाँ भाई, वर्ल्ड चैंपियंस खेलते हैं तो कितना ही स्मॉल खेलो भाई. इस मैच को पहले बात तो जो लाइनअप आई थी तो मेसी खेल रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज वर्थ इट होने वाला थोड़ा देखना. इक्वाडोर से मैच था. इक्वाडोर हैज बीन अ बिट ऑफ एन अंडररेटेड टीम थ्रू आउट द कोपा अमेरिका इन द पास्ट डेकेड. एंड आई थिंक लास्ट टाइम भी जो लोग जीते थे तो इन लोगों को शायद मिली थी क्वार्टर्स में, इक्वाडोर ही मिली थी. आई कुड बी रॉन्ग, मुझे इतना याद है. द पॉइंट वॉज मेसी को अपने स्टार्ट तो कराया है, बट क्या वो फिट था स्टार्ट करने के लिए? क्योंकि अपेरेंटली इस मैच से पहले का जो ट्रेनिंग सेशन था, जो लेटेस्ट ट्रेनिंग सेशन था, वो उसने पूरा करा था. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही कंप्लीटेड अ ट्रेनिंग सेशन आफ्टर गेटिंग इंजर्ड. अर्जेंटीना विदाउट मेसी हैज आल्सो बीन ग्रेट बाय द वे, राइट. अगर उसको आप स्टार्ट करा रहे हो तो इट इज प्योरली बिकॉज एक क्वार्टर फाइनल है, यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द सर्विसेज ऑफ अ ग्रेट प्लेयर. बट आपने डिमरिया को स्टार्ट नहीं कराया, तो मतलब लाइनअप्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे. जैसे मैं बताता हूँ आपको, लोतारो मार्टिनेज एंड मेसी स्टार्ट कर रहे थे, अपना अल्वारेज स्टार्ट नहीं कर रहा था. इट मेड सेंस ऑल्सो. किसी बंदे ने 4 गोल अगर मार रखे हैं 3 मैचेस में तो उसको क्यों स्टार्ट भी मार ही दिया भाई. हाँ, इस मैच में भी मार ही दिया. नहीं, वो लिसांड्रो मार्टिनेज ने मारा. अच्छा, ओ मैंने स्कोरबोर्ड पे देखा मार्टिनेज, समझ लगा भाई बढ़िया. नहीं. फिर फर्नांडिस, एंजो फर्नांडिस, मैकएलिस्टर एंड डेपॉल ये मिडफील्ड पे थे. एंड निको गोंजालेस स्टार्ट कर रहा था इंस्टेड ऑफ डिमरिया या फिर गर्नाचो. डिमरिया का हमने कोपा अमेरिका शुरू होने से पहले भी डिस्कस किया था कैसे वो हर मैच स्टार्ट नहीं करने वाला. इट विल बी अ वेरी रेयर साइट अगर वो करता भी है तो. राइट. अब बिजनेस एंड पे आ रहे हैं, लास्ट 2 मैचेस हैं, अब वो स्टार्ट कर सकता है. फाइनल तो डेफिनेटली स्टार्ट करेगा पहुंचेंगे तो. एट द बैक ऑल्सो लिसांड्रो मार्टिनेज एंड रोमेरो स्टार्ट कर रहे होते हैं. ओटामेंडी दोबारा बेंच्ड. मोलिना स्टार्ट करते हैं, ताग्लियाफिको, विच मेंट कि अकूना भी स्टार्ट नहीं करने वाला. इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि अर्जेंटीना इज स्लोली ट्रांजिशनिंग इनटू द नेक्स्ट सेट ऑफ प्लेयर्स फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. एंड इट इज ऑल्सो नाइस बिकॉज कैरोलिना सही टाइम पे ये सब करा है. बट कमिंग मोर स्पेसिफिकली टू मेसी, ऑफकोर्स मेन बात उसी की होनी है. इतना इनविजिबल, इतना घोस्ट मैंने करते हुए मेसी को आज तक कभी नहीं देखा. मैंने काफी लोगों से सुना कि इट वाज वन ऑफ हिज वर्स्ट गेम्स इन अर्जेंटीना जर्सी भाई ऑफ ऑल टाइम मेरे हिसाब से. अच्छा, ओ. क्योंकि तुम कितना भी बेकार गेम ले लो मेसी का, यू विल स्टिल सी मोमेंट्स जहाँ पे वो ड्रॉप करके कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है या फिर गेम में इन्वॉल्व है. 50-60 टचेस तो कम से कम होती है. आई थिंक वही है कि आप कुछ पास वास या गोल ना भी निकालो तो द वन थिंग दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मेसी इज कि वो इन्वॉल्व तो होगा ही होगा. मतलब वो अगर उसका गेम खराब जा रहा होगा ना, वो खुद ही ड्रॉप करके इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा. वो ऐसा बंदा है. इस मैच में मुझे लिटरली याद है पहले के 25-30 मिनट तक, पहले का आधा घंटा ऑलमोस्ट, मैंने उसको देखा ही नहीं. मतलब बॉल ही नहीं उसके पास. कमेंटेटर्स ने फाइनली 25वें-30वें मिनट पे जाके बोला कि मेसी हैज बीन वेरी साइलेंट दिस गेम सो फार. वो पहली बार शायद मेसी का मेंशन भी हुआ था गेम में. राइट. ऐसा क्यों है? बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड अर्जेंटीना के इतने चांसेस बन नहीं रहे थे, उसको भी मैं ब्रेक डाउन करता हूँ. सेकेंडली, जब पीछे आने की बात थी, चाहे वो क्रिएट करने के लिए हो चाहे वो डिफेंड करने के लिए हो, बिकॉज मेसी अर्जेंटीना के लिए डिफेंड करने के लिए पीछे आता है. भाई वो दोनों ही चीजों में नहीं था. मतलब लोतारो मार्टिनेज जैसे बंदे को भागना पड़ा है आज. क्योंकि उसी के चलते उसको सब भी जल्दी कर दिया, बिकॉज फिर एग्जॉशन रेट भी जल्दी होगा. मेसी लिटरली चल भी नहीं रहा था भाई, सिर्फ स्टेशनरी खड़ा हुआ था मोस्टली गेम के अंदर. वो रन्स भी इतने ज्यादा नहीं निकाल रहा था. एंड इट वॉज सो एविडेंटली क्लियर कि बंदा इंजर्ड है, पेन में है, तब भी जबरदस्ती खेल रहा है. फिट नहीं है, प्रॉपर फिट है ही नहीं खेलने के लिए. तो मेरे को ये क्वेश्चन था कि वॉज इट इवन नेसेसरी राइट नाउ टू स्टार्ट मेसी फॉर दिस गेम? बिकॉज भाई आप वर्ल्ड चैंपियंस हो, आप ऐसे गेम निकाल लोगे. अभी मेसी के बिना अभी भी निकालते आ ही रहे थे. तो आपको शायद टीम में थोड़ा और ट्रस्ट कर सकते थे. परहैप्स मेसी ने खुद इंसिस्ट करा हो शायद. बट अगर डिमारिया है, जैसा डिमारिया से प्लेयर है, तो ही इज ऑल्सो अ ग्रेट रिप्लेसमेंट फॉर मेसी भाई, बेस्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट फॉर मेसी. तो उसको स्टार्ट करा देते. अगर आप डिमारिया को स्टार्ट नहीं करा सकते, लेकिन आपको एक इंजर्ड मेसी को स्टार्ट कराना ही कराना है. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स आने चाहिए. आई थिंक हो सकता है कि मेसी ने बोला हो कि मुझे स्टार्ट करना है. हो सकता है, क्योंकि एंड वही है ना कि अगर मेसी जैसा बंदा बोल देगा स्टार्ट करना है, पहली बात तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्टैचर इतना बड़ा है. सेकेंडली, आप ऑन फील्ड भी क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि यू नो कि अगर वो बंदा, मतलब वो 10 सेकंड भी चल गया, हाँ, एक पास की दूरी है, पूरे मैच में चलता रहे, बस वो 10 सेकंड का ही ब्रिलियंस आ गई तो गेम पलट जाएगा.
आई थिंक उसी फैक्टर की वजह से उसको ले रखा था, विच इज ऑल्सो इज ग्रेटनेस बाय द वे. बट अगर हम मैच की बात करें, पहली बात तो जब मैच शुरू होता है मुझे ऐसा लग रहा था कि मैच 2x की स्पीड पे चल रहा है. ओ इतना तेज भाई यूरोस में मतलब ये शायद वो तो सिर्फ है. मेरा नहीं, एक्सपीरियंस है, वो क्या है. बहुत स्लो चला है इस बार भाई. यूरोज थोड़ा वो हो गया ना, मैकेनिकल है, बहुत रोबोटिक बोरिंग हो गया भाई. वो आई थिंक ये चीज तो है कोपा अमेरिका में, ये मानना पड़ेगा कि वो जो रॉनेस है ना फुटबॉल की, मतलब जो चीज आपको नीचे खेलने जब जाओगे आप अपने ग्राउंड में दिखेगी, लोग भिड़ रहे हैं आपस में, ताबड़तोड़ चल रहा है. आई थिंक इवन दिस इज द ओनली रीजन व्हाई टीम्स लाइक इक्वाडोर एंड कोलंबिया हैव बीन रेलिवेंट, क्योंकि ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आके मतलब ऐसा जो फिजिकलिटी जो प्रोवाइड करते हैं उसके चक्कर में लोग गेम निकाल सकते हैं भाई अकेले. तो बहुत ज्यादा तेज चल रहा था. इट वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर मी हु हैज बीन वाचिंग यूरोस फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ. जिस ब्रांड का फुटबॉल देखने को मिल रहा था, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूरोस. इसको मैं जितना भी एम्फसाइज करूं हर पॉडकास्ट में उतना कम होगा. राइट. गेम इतना तेज चल रहा है. ऑल्दो अर्जेंटीना हमेशा से वैसी टीम रही जो कि थोड़ा ग्रो करती है गेम के अंदर, यूजुअली स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा पछाड़ के रखती नहीं है. एंड सो हमने कनाडा के अगेंस्ट भी देखा था. इक्वाडोर आती है, इक्वाडोर एक्चुअली में पहले के 25 मिनट में उनके पास मच बेटर चांसेस थे, मच बेटर चांसेस. इनफैक्ट आई रिमेंबर क्लियरली पहले के 20-25 मिनट में अर्जेंटीना का एक भी ऐसा चांस नहीं था जहाँ पे वो बॉक्स तक पहुंचे. ओके. इक्वाडोर के 25 मिनट. हाँ भाई साहब. तब तक 2-3 चांसेस बने थे और सिर्फ और सिर्फ इक्वाडोर के बने हुए थे. एंड वो गोल क्यों नहीं हुए? 2 रीजंस थे. या तो प्रिसीजन नहीं थी फिनिशिंग में, क्योंकि सिर्फ एक ही शॉट ऑन टारगेट था इक्वाडोर का, या तो फिर एमी मार्टिनेज खड़ा हुआ सामने. भाई वो आई होप उसको मैन ऑफ द मैच मिला हो. मैंने देखा नहीं कि किसको मैन ऑफ द मैच मिला. आई थिंक पॉइंट हुआ ना एमी मार्टिनेज का भी. आई हैव रियलाइज्ड ओवर टाइम कि मतलब राइट नाउ वो जो हमने वर्ल्ड कप के टाइम में बोला था कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हम लोग पेनल्टी शूटआउट्स में बाय फार कह सकते हैं कि ये बेस्ट है. आई थिंक राइट नाउ इट इज सोली ट्रांजिशनिंग कि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ही बेस्ट कीपर है. वो सिर्फ पेनल्टी शूटआउट से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एक्चुअली में. क्रेजी. आई क्लियरली रिमेंबर अर्जेंटीना के जो कनाडा वाला गेम ले लो, तुम चिली वाला गेम भी आखिरी के 15-20 मिनट के लिए ले सकते हो, और ये वाला गेम पहले के आधे घंटे के लिए. अगर अर्जेंटीना रेलिवेंट थी, ये इतनी रिलैक्स थी डिस्पाइट गेटिंग डोमिनेटेड, इट इज सोनली बिकॉज ऑफ एमी मार्टिनेज. राइट. इवन एज एन अर्जेंटाइन फैन भाई, जैसे आई कैन टोटली रिलेट विद हाउ रियल मैड्रिड फैंस वुड बी फीलिंग जब क्लब फुटबॉल चल रहा होता है, जब यूसीएल चल रहा होता है. क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अर्जेंटीना भाई पीछे आके डिफेंड करने का ट्राई कर रही है. 2-3 बड़े अच्छे चांसेस लेफ्ट विंग से बन भी रहे हैं उनके इक्वाडोर के, बट देयर इज जस्ट नो वरी, क्योंकि मुझे पता है एमी मार्टिनेज रोक लेगा भाई. कोई इशू ही नहीं है. तो इट इज जस्ट दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट अर्जेंटीना ओजेस राइट नाउ. अगर उस फैक्टर को हटा दो ना अभी, तो यू वुड बी एक्चुअली मेकिंग नैरेटिव्स कि अर्जेंटीना की टीम में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है. सोनली बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर somehow you're not worried at all. Perhaps this could be just me, but I genuinely believe काफी सारे अर्जेंटाइन फैंस का सेम स्टोरी है. इवन इन द स्टेडियम ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई टेंस माहौल नहीं था. सबको पता था भाई अभी यहाँ तो स्ट्रगल कर रहे हैं, निकाल लेंगे गोल. एंड एग्जैक्टली वही होता है. मेसी को कॉर्नर मिलता है, फ्लिप्स इन अ वेरी गुड डिलीवरी. आई थिंक मैक एलिस्टर के सर से लगी थी, किसके लगी थी, एंड वो लकीली जो है पीछे फार पोस्ट पे लिसांड्रो मार्टिनेज खड़ा होता है, उसके सर पे गिर जाती है, हेडर मारता है, इजी गोल. राइट. And it was just that simple for Argentina. 20-30 minutes of struggle जिसमें इक्वाडोर ने पूरी जान लगा रखी है. एक मोमेंट चाहिए था 1-0 स्कोर नहीं. मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना ये कोपा अमेरिका बाय दिस पॉइंट अभी तक 60-65% एफर्ट पे खेल रही है. हाँ राइट. मतलब हाँ भाई, आई थिंक it would be fair to say that they have not been that Argentina in this Copa America specifically. But and yet they are so clear. So good, exactly. They have conceded just 1 goal जो कि इन्होंने इस मैच में कंसीड करा. मेसी के फर्स्ट हाफ में सिर्फ 19 टचेस थे. Crazy. ये मैंने कभी नहीं देखा भाई होते. बहुत रेयर होता है. हम लोग रोनाल्डो की बात कर रहे होते हैं जब, तो यूजुअली उसके इतने टचेस होते हैं, मतलब बेसिकली जो सेंटर फॉरवर्ड्स होते हैं. मेसी टिपिक एक प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड की तरीके खेल रहा था जो कि वर्क रेट भी नहीं दे रहा हूँ. वो था मेसी. एंड मतलब मैं एज अ मेसी फैन खुद कह रहा हूँ, जो कनाडा वाला मैच भी था उसमें चांसेस मिस करे थे, बट ही हैड अ मास्टर क्लास देयर. मतलब इन्वॉल्व तो था ही ना थ्रू आउट द गेम. मेसी ग्रुप स्टेज का हाईएस्ट रेटेड प्लेयर है पूरे कोपा अमेरिका का, बट दिस परफॉर्मेंस डज नॉट जस्टिफाई इट. एंड इट इज क्लियर, क्योंकि मतलब मेसी का बुरा दिन भी जा रहा हो ना, तो यू विल नो कि वो पीछे ड्रॉप करके कुछ ना कुछ पासेस निकालेगा इवन ऑन हिज वर्स्ट डे. अगर वो बंदा वो भी नहीं कर रहा, तो इट इज वेरी क्लियर कि बंदा कर ही नहीं सकता, भी केपेबल ही नहीं है, इंजर्ड है. उसने मैच के बाद बोला भी शायद कि आई वाज इन अ लॉट ऑफ पेन, ऐसे करके उसने बोला है. बट माय क्वेश्चन इज देन व्हाई वाज ही प्लेइंग? स्टार्टिंग? कोई सेंस नहीं था. कमिंग टू द सेकंड हाफ नाउ,
वंस अगेन इक्वेडोर सेकेंड हाफ स्टार्ट करती है विद अ कमांडिंग पोजिशन, जैसे कि फर्स्ट हाफ किया था. एंड वंस अगेन इट फेल्ट लाइक कर रहे डोमिनेट करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अर्जेंटीना दोबारा तोड़ देगी. इट इज जस्ट दैट अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस वंस अगेन. एंड देन यू सी अ कपल ऑफ कॉर्नर्स बीइंग टेकन कंसेक्यूटिवली बाय इक्वेडोर. बार बार लेफ्ट विंग से चांसेस बहुत बन रहे थे. एंड उन्हीं कॉर्नर्स में क्या होता है फिर, वो होता है ना बॉल क्लियरेंस हो रही है, आप वही हर 2x की स्पीड पे गेम चल रहा है, जैसे बॉल आगे शूट ले रहे हो, जो कर रहे हो पास कर रहे हो. डिपॉल बॉक्स के अंदर होता है, उसका हाथ लिटरली चिपका हुआ था, ऐसे चेस्ट से चिपका हुआ था, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, रिप्ले देखने जाके उस पर बॉल लगती है, पेनल्टी दे दी जाती है. राइट. तुमने देखा है वो? नहीं. देखना एक बार भाई. ये तो एक तो ये है ही ना, ये हैंडबॉल का तो मतलब एट टाइम्स इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग. देखो हम लोग हमेशा इस पॉडकास्ट से बोलते हैं कि हमने ऐसे डिसीजंस होते हुए देखे हैं, तो अब आइडियली नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या हम कह सकते हैं ऐसा पहले नहीं हुआ है. ये चीज मैंने सही में पहले भी होते ये तो देखी है. हाँ नहीं, अगर ऐसे चिपका हुआ हाथ तो वो पहली बात तो पेनल्टी दी ही इसलिए जाती है. अगर ये हाथ जो है ना, अगर थोड़ा सा ऐसे भी होता तो भी दे दी जाती. वो तब भी समझ में आता है कि थोड़ा सा तो अननेचुरल है. राइट. अगर चिपका हुआ है तो देन स्पेसिफिकली मीन्स कि वो बंदा चाह ही रहा है भाई ये कि बॉल गलती से भी यहाँ पे अलग डाइवर्ट ना हो जाए. उस पर भी अगर आपने पेनल्टी दे दी, इट इज जस्ट पुअर रेफरिंग. इट्स नॉट लाइक कि वो दे दिया और चेक नहीं हुआ, पूरा चेकिंग हुई है, उसके बाद भी ये दिया गया. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि किस बेसिस पे पेनल्टी दी गई है. जो भी लोग कहते हैं कि रिग्ड होते टूर्नामेंट्स अर्जेंटीना के लिए, इट्स अ बिग प्रूफ कि दे आर आल्सो ऑन द रिसीविंग एंड. राइट. एंड देन एमी मार्टिनेज भाई साहब स्टेप अप करते हैं. एंड आई डोंट नो अब उसकी ऑरा है क्या है, बंदा फ्रेम पे भी नहीं मारता भाई, वो पोल के आउटर एज पे लगती है एंड बाहर निकल जाती है. भाई क्या ये मतलब पेनल्टी मिली आपने वो भी मिस कर दी. एक जो चांस मिला वो भी आपने मिस कर दिया. जस्ट सैड एंड मतलब फॉर मी एज अ फ्रस्ट्रेटिंग, भाई इट्स फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच. भाई मैं रोनाल्डो को सपोर्ट करूँ तो मेसी को सपोर्ट नहीं कर सकते. नहीं, मेरा वो नहीं है कि वो ना हो, बट आई थिंक अगर वो मिलती है चांस फॉर अ गुड गेम टू हैपन, क्योंकि अल्टीमेटली भी इक्वलाइजर तो उन्होंने मार ही दिया. गेम गॉट इंटरेस्टिंग एक्चुअली में, बट भाई पेनल्टी मिली, आप वो नहीं कर पाए फिर. सो आफ्टर दिस पेनल्टी मिस, अब अर्जेंटीना ने रियलाइज करा कि अब गेम थोड़ा आखिरी के 15-20 मिनट में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशंस वगैरह करे गए. ऑल द सब्स्टिट्यूशंस थोड़े और टाइमली हो सकते थे एंड थोड़े बेटर हो सकते थे. यू कुड आर्ग्यू स्कैलोनी वाज नॉट ऑन हिज ए गेम दिस टाइम. बट फिर ना आखिरी के 15-20 मिनट में ना जो एक बड़ी टीम होती है उसका एक्सपीरियंस दिखना शुरू हो जाता है. दे नो हाउ टू मैनेज द टाइम आखिरी के 15-20 मिनट में. तो यू विल सी कि फिर मेसी भी थोड़ा इन्वॉल्व हो रहा है गेम के अंदर, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ही इज आल्सो क्रिएटिंग सम चांसेस व्हिच वाज द ओनली हाईलाइट फॉर हिम इन दिस गेम. बाकी सारे लोग भी फाउल्स क्रिएट कर रहे हैं, कॉर्नर्स पे जा रहे हैं, आउटसाइड हो रही है, बड़ा स्मार्टली गेम को मैनेज कर रहे हैं कि ऐसा भी नहीं लग रहा देखने में कि जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट दे नो व्हाट दे आर डूइंग. इट वाज वेरी स्मार्ट बाय अर्जेंटीना. एंड ऐसे होते होते इंजरी टाइम तक आ गया. 5 मिनट का इंजरी टाइम मिला था, 90 मिनट हो चुके थे. एंड उसमें फिर इक्वेडर आउट ऑफ नोवेयर, एक होता है ना कि मेरे सामने से बॉल आ रही, गोल मेरे पीछे है, मैंने हेडर लिया, पीछे वाले पार्ट पे लगी सर के, एंड समहाउ गोल में चली गई. मतलब यू डू नॉट इवन नो कि वो गोल में जाने वाली है. राइट. एंड इट वाज सो परफेक्टली प्लेस कि एमी मार्टिनेज डाइव मारता फिर भी बहुत दूर थी बॉल उससे. एंड दैट्स हाउ दे एंडेड अप हैविंग अ गोल. राइट. एंड जैसे वो गोल आया, फिर मोमेंटम उनके पास था. दे कुड हैव इजीली स्कोर्ड अगेन इन दोस 5 मिनट्स आल्सो, if not for Emi Martinez and the defense. Once again, I think Argentina का इस campaign में for all the superstars that they have going forward, it has been the defense that has been the star of the show. आई थिंक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर ऐसे ही चलता जाता है, क्योंकि गिवन मेसी जिस टाइम पे ऐसा इंजर्ड था इस टाइम पे, अगर सेमीफाइनल भी इफ ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एट दैट लेवल, या फिर भाई मतलब गॉड फॉरबिड अगर वो मिस कर देता है मैच बाई चांस, देन ही ओनली हैज दैट वन गेम फाइनल स्पेसिफिकली. एंड अगर भी मतलब वो अच्छा भी जाता है तो भी आई थिंक अल्टीमेटली इट इज जेन्युइनली पॉसिबल कि डीबू मार्टिनेज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिल सकता है. मेसी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो मिलने भी नहीं वाला, मुश्किल है बहुत. अबे कोई बड़ी बात नहीं, मेसी गोललेस जाए पूरे टूर्नामेंट में. हाँ हो सकता है. राइट. बट भाई अगर ऐसा होता है ना, अर्जेंटीना जीत जाती है, क्रेजी, दैट विल बी द बिगेस्ट शिट हाउसरी. कि कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट जो सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड प्लेयर था, उसने एक भी गोल नहीं मारा और फिर तुम भी जीत गए. So it is actually a very good sign for the future of Argentina in a way. Right. Although you want to see Messi scoring goals, अभी भी टॉप स्कोरर लौटारो ये 4 गोल के साथ. एक हैट्रिक मार दोगे तो you will be second highest goal scorer. Right. But in saying that, they could have easily scored a second goal, Ecuador, and somehow then the game went to penalties. And once again, as an Argentine fan, I genuinely believe the team and the management also. देखो थोड़ा बहुत तो एक वो possibility होती है कि फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है. बट 99% ऑफ द टाइम्स यू आर श्योर कि अगर एमी मार्टिनेज आ रहा है
पेनल्टी शूट आउट में यू नो यूर विनिंग। राइट। जब वो गोल पड़ा था ना इक्वलाइजर, मेरे दिमाग में ये था कि भाई ये गेम जबरदस्ती खींचा कोई फायदा नहीं है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, और मैं इतना काम वे में एरोगेंट साउंड कर रहा हूँ लोगों को, बट ट्रस्ट मी एज एन अर्जेंटाइन फैन दिस हैज बीन एन एक्वायर्ड ट्रेट। ये आज से 2-3 साल पहले नहीं था। मेसी खुद रोने लग गया होता है जो उसने करा बाद में। राइट। हम लोग का मुझे याद है जब 2021 से कोपा अमेरिका चल रहा था, हर वक्त सांस अटकी होती थी। हाँ, मतलब वो तो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस था एक्चुअली में, कभी हाई एकदम कभी एकदम से सेमीज में जब कोलंबिया वाला सीन हुआ था, हाथ खराब हो रही थी सबकी। राइट। मेसी भी तब वो गया था बाइलाओरा जो, तो ये क्यों था भाई, ये सबके इमोशंस बहुत हाई थे। दिस टाइम इट इज टोटली ऑपोजिट। मेसी टॉस जीतता है, पहले पेनल्टी लेता है, फर्स्ट पेनल्टी लेता है। He was trying the coldest moment in football history भाई। पूरी सोच तगड़ी थी। I always say, हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था जब जिडान ने वो पेनिंका मारा था, it is always very cold of a person and always a very bold and perhaps the most correct choice also कि वो पेनिंका मारने जाए एक पेनल्टी शूटआउट में, because the keeper never expects it. They don't want to look like a fool. Right. And the only way you could look like a fool is या तो कीपर खड़ा रहे बीच में उसने पकड़ ली, या तो आप ही ने पेनिंका मिस कर दी। एंड भाई वो ऐसे धीरे धीरे ऐसे लटकते जा रहे होते हैं, फिर क्रॉस बार पे लगती है। राइट। एंड मेसी 2 सेकंड के लिए शक्ल बनाता है अपनी, एंड देन टीम के पास जाते हैं दोबारा नॉर्मल। राइट। एंड वो दैट मोमेंट सिग्निफाइड सच अ बिग चेंज फॉर मी एज अ फैन, बिकॉज दिस मेसी अगर इस तरीके से पेनल्टी मिस कर रहा था 2021 में, वो रो दिया होता भाई। एंड अर्जेंटीना का पूरा कैंपेन के ना सर लटक गए होते अभी तक, कंधे लटक गए होते अभी तक। राइट। इट वाज टोटली द ऑपोजिट भाई। टीम पूरी चिल है। डीवो मार्टिनेज वहां पे गया, पहली पेनल्टी आती ही रोकी है, उसके बाद अर्जेंटीना स्टार्ट स्कोरिंग, सेकंड पेनल्टी डीवो मार्टिनेज फिर से रोक ली भाई, और फिर नाच भी रहा है बंदा। एंड आई वाज लाइक वर वी सरप्राइज्ड, लाइक लेजेंड इन अ स्पैन ऑफ 2 minutes। जो भी आपको लगा था कि मतलब आई थिंक अर्जेंटीना फैंस या मेसी फैंस को तो शायद ना लगा हो इतना, क्योंकि इट डज नॉट इवन मैटर दैट मच, बट इन जनरल जो अलग जो न्यूट्रल फैंस हैं उनने जब देखा मेसी को मिस करते हुए, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जब वो पेनिंका पुल ऑफ नहीं हो पाती, एक तो आफ्टर लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन कि कोई पेनिंका ऑन टारगेट भी ना हो, क्योंकि इट इज मतलब वो पोल पे लगना इट इज कंसिडर्ड ऑफ टारगेट। एंड आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेसी ने कोई पेनल्टी मिस भी करी है वर्ल्ड कप का, आई थिंक यही तो मिस करी है। ली भी तो कम है उसने बहुत ज्यादा। हाँ, बट मतलब जब भी ली उसने स्कोर करी है, चाहे वो शूटआउट्स में चाहे कहीं भी हो। आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इस बात को। हाँ, मिस करी उसके बाद। जैसे रोनाल्डो के लिए था कि पूरे साल उसने सारी पेनल्टीज मारी, खुद ही कहा था उसने, द वन पेनल्टी दैट आई हैड टू स्कोर आई मिस्ड। राइट। इट वाज सेम फॉर मेसी। आज ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा वो नैरेटिव में बना रहे हैं सुबह से कि बोथ आर गोट्स गेटिंग कैरिड बाय गोलकीपर्स। राइट। एंड आई एम लाइक ये गोट्स की बात क्यों हो रही है? गोट एक ही होता है। बट ठीक है भाई, एमी मार्टिनेज as you said, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। By the way, apart from Messi, everybody nailed their penalties. जो साइड नेटिंग होती है उस पे मार रहे हैं लिटरली। दिस गेम टोटली सिग्निफाइड फॉर मी कि अर्जेंटीना अगर अपने फुल एफर्ट पे खेलने पे आ जाए, they don't even need Messi to win this tournament. Once again, it could be sounding too much given कि कोलंबिया और उरुग्वे कैसे खेल रहे हैं। उरुग्वे और ब्राजील तो अभी भिड़ गए आपस में। ब्राजील भाई साहब टॉप ही नहीं कर पाया अपना ग्रुप, which goes on to show कोलंबिया कितना अच्छा खेली है। बट मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अर्जेंटीना लिटरली अभी 60% एफर्ट पे भी नहीं खेल रही है। अगर वो खेलने पे आ गए, राइट, तो वो रौंद देंगे किसी भी टीम को। अभी द ओनली इशू इज वो क्यों नहीं खेल रहे अभी तक अपने प्रॉपर एफर्ट पे। दैट इज समथिंग दैट आई फेल टू अंडरस्टैंड। अब आ गया वो टाइम, अब 2 ही मैचेस बचे। अब नहीं करोगे तो फिर मुश्किल अब करना पड़ेगा। तो आर यू अनेबल टू एक्सट्रैक्ट दैट एफर्ट राइट नाउ, या फिर आप कॉन्शियसली वो इतना एफर्ट दे ही नहीं रहे हो? इट इज समथिंग टू बी सीन। परहैप्स दिस कुड बी अ वेकअप कॉल कि अब आखिरी के 2 मैचेस हम लोग हल्के में ले नहीं सकते। ऑल्दो नेक्स्ट गेम भी ऑन पेपर थोड़ा इजी होने वाला है, बट यू डोंट वांट टू बी दैट टीम जो कि सीधा फाइनल में आके अपने आप से एक्सपेक्ट कर रही है कि हम एकदम से टर्न अप कर जाएंगे। राइट। इट्स ऑलवेज बेटर कि सेमीफाइनल से कायदे से आपको ये गेम भी बड़ा आसानी से जीतना चाहिए था, बट इट गॉट अ बिट हीटेड इन द एंड। बट लास्ट वर्ड्स ऑन एमी मार्टिनेज भाई, क्या कहोगे? 24 पेनल्टी उसने अपने अभी अर्जेंटीना करियर में मतलब फेस करी है, एंड 12 ही हैज सेव्ड। 50% भाई, मतलब 50% तो आई नो अभी तक कहते हो यही नैरेटिव था पूरा, बट जब वो फब्रिजो रोमानो ने स्टैट्स दिखाए, आई वाज लाइक भाई 50% तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। मतलब इसके अगेंस्ट पेनल्टी लो तो देयर इज लेजिट 50% चांस हम लोग मिस कर देंगे पेनल्टी। यार जब भी कोई बंदा पेनल्टी ले रहा होता है, the penalty taker is always has the upper hand.
ऑन एन एवरेज 80% चांस होता है पेनल्टी Score स्कोर करने होने का, उसको आपने 50 कर दिया है। वही विथ एमी मार्टिनेज इट इज सच कि आपको लगता है कि द लाइकलीहुड ऑफ इट बीइंग स्टॉप्ड इज मच है। मैं जनरली बताऊं, जो पहली 2 पेनल्टीज थी ना, मुझे लग रहा था कि मतलब ज्यादा लाइकलीहुड स्टॉप होने का है अभी, राइट। एटलीस्ट तो एक तो स्टॉप होगी। हाँ द फैक्ट दैट इंडिया में बैठा हुआ एक इंसान के अंदर इतना बिलीफ है एक बंदे को लेके, वही सबसे बड़ी विन है एमी मार्टिनेज की। दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट ही हैज इंस्टिल्ड एंड दिस हैज बीन टू मेनी टाइम्स नाउ। 2021 का कोपा अमेरिका अगेंस्ट कोलंबिया सेमीफाइनल्स में, फिर वर्ल्ड कप में 2 बार हुआ है, नेदरलैंड्स फ्रांस, अब ये हो गया है। डोंट बी सरप्राइज अगर दोबारा पेनल्टी शूटआउट होता है। वी आर विनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ एमी मार्टिनेज इन दैट, क्योंकि मेसी मारता रहेगा, जो भी मारता रहेगा, मोलिना वगैरह बड़ा अच्छा लेते हैं सब, अल्वारेज, मैक अलिस्टर ने बहुत तगड़ी पेनल्टी ली, ओटामेंडी भी मारने लग गया भाई। बट अगर एमी मार्टिनेज वो सब नहीं कर रहा होता तो हम नहीं जीतते। राइट। आई थिंक ही हैज बीन द स्टार ऑफ द शो एंड अगर उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है, आई वुड बी वेरी हैप्पी। ही वुड बी डिजर्विंग स्पेसिफिकली इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि मतलब यू कैन आर्ग्यू कि इट इज काइंड ऑफ अ कैरी जॉब बाय हिम। मतलब तो जो हम लोग मेसी के लिए देखते आ रहे थे कि ही हैज बीन द गाय हु हैज बीन कैरिंग एवरीथिंग। इवन इन 2022 वर्ल्ड कप वही मेसी का नरेटिव इतना ब्यूटीफुल था कि मे बी थोड़ा अंडर द रेडार चला गया एमी मार्टिनेज, ऑल्दो आई स्टिल थिंक दैट ही गॉट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन फॉर व्हाट ही डिड। बेस्ट कीपर मिल गया भाई। हाँ, बट फाइनली अगर वो ये टूर्नामेंट जिता देता है, इट इज सोली अप टू हिम भाई। मतलब आपको बस गेम अगर आप नहीं भी गोल मार पा रहे ना, इट इज जस्ट योर जॉब कि आप एक्स्ट्रा टाइम में ले जाओ। 90 मिनट्स बेसिकली फाइनल में ही होगा वो कि एक्स्ट्रा टाइम तक जाएगा, यहाँ तो आपको 90 मिनट्स निकालना है। राइट नाउ इट इज बॉर्डरलाइन इम्पॉसिबल फॉर अर्जेंटीना टू लूज इन अ पेनल्टी शूटआउट। हाँ राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ एमी मार्टिनेज, लेट दैट सिंक इन। राइट। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट एंड जो हमारी विक्ट्री परेड हुई है एंड स्पेसिफिकली जो वानखेड़े स्टेडियम में आके जो जो स्पीचेस दी गई हैं एंड जो जेन्युइनली जो मतलब दिल में खुशी होती है ना, जो एक्चुअली में समटाइम्स वो फील होता है आपको कि भाई मतलब दिस इज व्हाट वी वांटेड टू सी, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मुझे लगता है ये इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्राउड थी। मुझे लगता है 2007 में भी इतनी नहीं थी। 11 में तो हुआ ही नहीं था ना, क्योंकि 11 में जीती वानखेड़े के अंदर। अच्छा हाँ, राइट राइट राइट। तो वहां पे बेसिकली ये परेड शो तब होते हैं यूजुअली जब आप बाहर से आते हो। हाँ राइट। तो 83 के टाइम पे ऑफ कोर्स इतने लोग नहीं थे बिकॉज उस टाइम पे क्रिकेट इतना बड़ा नहीं था। 2007 में अभी तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखते कर पाते कि नहीं उसको रेप्लिकेट, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। द नंबर ऑफ पीपल दैट हैव टर्न्ड अप ऑन मरीन ड्राइव, राइट, एंड ये मतलब दे वर सपोज टू कम इन एट 4 PM और फिर 5 बजे तक पहुंच जाते वानखेड़े पे, वहां से शुरू हो जाता। ये लोग आई थिंक 7-8 बजे पहुंचे। हाँ राइट। 3-4 घंटे लेट थे। वो सारे फैंस वेट कर रहे थे, आई थिंक एज टाइम पास्ड बाय बढ़ता गया। सेम मैंने जब स्टार्टिंग में देखा था, थोड़ी धूप थी जब 4-5 बजे के आसपास, तो आई थॉट कि हाँ नहीं, क्राउड तो स्टिल बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव नंबर्स थे, बट वही लगा था कि भाई अभी गैप्स तो दिख रहे हैं, अगर ये ड्रोन व्यू लिया जाए तो गैप्स दिख रहे हैं बीच में। बाय द टाइम दैट बस अराइव्ड तब तक तो मतलब इट वाज लेजिट कि भाई चलने की जगह नहीं है भाई, पूरा भरा हुआ था। कुछ लोगों को हुआ है, फंस गए प्रॉब्लम्स, मुझे लगा ही था होने वाला, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ थी भाई। क्योंकि वो सिर्फ मरीन ड्राइव पे नहीं थी, फिर वो एक्सटेंड होकर बाहर तक भी चली गई थी। राइट, मल्टीपल लैक्स ऑफ पीपल वुड हैव बीन देयर, आई एम प्रीटी श्योर। पता नहीं नंबर्स कभी निकलेंगे नहीं, बट आई थिंक इट इज इन लैक्स, थाउजेंड्स में नहीं था, लैक्स में था क्लियरली। एंड सुबह सुबह उनका वो प्राइम मिनिस्टर से मीट होती है पूरी बढ़िया सी, उसके बाद वो लोग आई थिंक बहुत हेक्टिक था उन लोग के लिए भाई। हाँ बट वही है ना, मतलब आई थिंक मतलब दिस वाज वर्थ इट भाई। मतलब थकना है मतलब थकावट हो भी नहीं रही। हाँ वही लग नहीं रहा होगा। द सीन्स दैट वी विटनेस्ड, मुझे लगा था कि भाई मुंबई में हो रहा है। एज अ गाय हु लिव्स इन NCR, एक तो वी ऑलवेज हैव एन एनवी कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं होता कुछ। मुझे आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई थॉट कि यार काश मैं मुंबई में रहता, वरना मुझे इतना कुछ लगता नहीं है मुंबई से, बट प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम। नहीं, बट आई थिंक यू हैव टू रिस्पेक्ट द क्राउड भाई, ऑब्वियसली, लाइक द वे दे टर्न्ड अप। I think it was worth having it in Mumbai. Like मुझे पता नहीं, although it is an understatement to say कि मुझे पता नहीं और कहीं टर्न अप करती कि नहीं, because वर्ल्ड कप जीते तो करती। बट जो स्पोर्टिंग कल्चर उन्होंने दिखाया वहाँ पे, जो जितना प्यार और रिस्पेक्ट दिखाई है टीम के लिए भाई, मतलब इट वाज टोटली वर्थ इट टू हैव इट इन मुंबई ना। मतलब काफी लोग वो कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि अहमदाबाद क्राउड कैसा है, अहमदाबाद क्राउड, और फिर मुंबई क्राउड एक्चुअली में कैसा है। बट एक्चुअली में मतलब इवन जब स्टार्टिंग में वो स्टेडियम के अंदर जब सब आ गए थे, जतिन सप्रू, गौरव कपूर सब आ गए थे, तो वो लोग दिखा रहे थे एंड स्ट्रीट्स थोड़ी खाली थी, तो मुझे लगा था वैसे हाँ मतलब सेलिब्रेशन है तो शायद हो सकता है कि पैट ना हो फुल, बट भाई वो
पूरा भरा हुआ था भाई क्राउड, जब तक टीम है क्रेजी, इट वाज जेन्युइनली बहुत ही अच्छा लगा देख के जिस टाइप का सेलिब्रेशन हुआ है। मतलब एक तो परेड शो पे भी एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जय शाह और राजीव शुक्ला ये क्यों आए खड़े हुए थे पूरे टाइम? जय शाह तो मतलब कहाँ, जय शाह भी था उतना नहीं जितना राजीव शुक्ला था, राजीव शुक्ला ज्यादा ही था। एंड तुम भाई हटो वहां से भाई, तुम्हें कोई देखने के लिए नहीं आया है। राजीव शुक्ला तो इन पर्टिकुलर मुझे लगता है जय शाह का तो उतना मुझे नहीं लगा क्योंकि वो पीछे भी हो जा रहा था एंड ही वाज आल्सो हैविंग फन टाइम विद ऑल द प्लेयर्स। आई थिंक कुछ ज्यादा लगा भी नहीं प्लेयर्स को कि भाई ये क्यों है यहाँ पे। राजीव शुक्ला को तो कोहली को बोलना पड़ा था भाई कि हट, हाँ भाई वो रोहित शर्मा को लाने के लिए ना, वो बंदा लेजिट सीधे एकदम स्ट्रेट और एकदम सामने मिडिल में खड़ा हुआ है। मतलब आई वाज लाइक कि भाई इसको काहे लेकर रखे हो भाई? हाँ मतलब तो क्यों आया हुआ है भाई? जयशा का इससे अंडरस्टैंड मुझे लगा था ठीक है भाई यहाँ पे नहीं आइडियली, बट ही शुड आल्सो नॉट बी, जितना दिखा था उतना भी नहीं होना चाहिए कायदे से। ओके हो सकता है, बट एटलीस्ट ही हैड सम कर्टेसी टू मूव अवे व्हेन इट वाज नीडेड। भाई राजीव शुक्ला क्या कर रहा है भाई? अब वो बंदा वो मैं देखो तब से हुए है भाई बोर्ड पर खड़ा ही हुआ था, राइट। एंड वो लाइक लेट द प्लेयर्स हैव देयर मोमेंट। मैंने कुछ नहीं करा है, जब वो अर्जेंटीना का मैच होने वाला था तो मेरे को जगना तो था ही। वैसे भी मैंने काफी टाइम तो वो देखा कि सब लोगों ने, सारे प्लेयर्स ने क्या क्या डाला है, क्या व्यू था वहां से, क्या था भाई। इट वाज अनरियल जो क्राउड था। मतलब मेरा एक दोस्त भी था वहां पे, उसको सामने से देखते गए हैं ऐसे भाई साहब, वो मतलब अनरियल था भाई वहां पे जो पूरा सीन्स थे। एक वो बंदा पेड़ पे भी चढ़ा हुआ था ऊपर, देखा था तुमने? नहीं। एक बंदा पेड़ पे चढ़ा हुआ था छुपके से, ताकि टीम की बस नीचे से जा रही होगी तो उनके साथ सेल्फी ले लूं। प्लेयर्स डर गए उसको देख के। तो ये तो हाल है भाई टीम का। एंड आई थिंक 1 घंटा कुछ तो लगेगा था स्टेडियम पहुंचने में। आराम से ज्यादा लगा होगा आई थिंक द प्लेयर्स लव्ड इट। हाँ डेफिनेट। इवन वो 2007 वाली परेड में धोनी साइड की उससे वानखेड़े पहुंचने में 2-2.5 घंटे लग गए थे। आई थिंक यहाँ पे भी 1 घंटा तो कम है भाई, ज्यादा लगा होगा। एंड व्हेन दे रीच फाइनली द वाइब इन द स्टेडियम, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज कंपेल्ड टू बिलीव कि अगर ऐसी वाइब आप दे रहे हो ना सही में, तो परहैप्स यू कैन होस्ट द फाइनल्स, डिजर्व इट, राइट। क्योंकि एक सेलिब्रेशन वाला जहाँ पे कुछ मैच भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, जो जैसे हर छोटी छोटी बात पे लोग अपलॉज कर रहे थे। मतलब ये बहुत ज्यादा ये सेगमेंट लग रहा हो कि मुंबई क्राउड की बहुत तारीफ कर रहे हैं, बट दे डिजर्व। हाँ भाई ऑब्वियसली जैसा माहौल बनाया तो अब तारीफ नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई? जो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना एज एन इंडियन कि अच्छा अब इस सिटी में हो रहा तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेक इट वर्थवाइल फॉर द प्लेयर्स। दे एब्सोल्युटली नेल्ड इट, राइट। मेरा मेन पॉइंट वही था कि ऐसा साइट हमने कभी देखा ही नहीं इंडियन क्रिकेट में, एंड टू प्रोड्यूस दैट इट मेक्स एवरीथिंग वर्थ इट। तो इसीलिए मुझे इतनी रिस्पेक्ट है क्राउड के लिए वहां पे, राइट। इवन व्हेन द प्लेयर्स कम आउट, एक तो वो सबसे पहले तो नेशनल एंथम वगैरह होता है, फिर वो प्राइज मनी वगैरह भी दे रहे होते हैं। माई कंप्लेंट टू द ब्रॉडकास्टर्स इज उससे पहले तक जब वो बस में थे तब तक सब दिखाया जा रहा था हॉटस्टार पे। जैसे वो स्टेडियम के अंदर पहुंचे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो दिखाया ही नहीं उसके बाद। इवन वो स्पीचेस जो है वो स्पीचेस भी सबकी नहीं दिखाई गई। राहुल द्रविड़ की स्पीच जो सिनेमा पे नहीं थी, सिर्फ रोहित शर्मा और बुमराह की थी। विराट कोहली तक की नहीं थी। राहुल द्रविड़ की बाद में आ गई थी। अच्छा बाद में आ गई थी। विराट कोहली तक की नहीं थी उस पर, वो बाद में आ गई थी। अच्छा वो बाद में आ गई थी, राइट। सो मतलब आई थिंक उस टाइम पे तो मैं थोड़ा वो हो गया था कि भाई ये प्लेयर्स बोल रहे हैं, एंड ट्विटर पे तो आ रही थी चीजें, तो मुझे लगा भाई मैं देख क्यों नहीं पा रहा कहाँ पे ये चीज क्या बोल रहा है। मुझे लगता है कि भाई टीवी पे दिखाओ ना, स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव दिखाना चाहिए, राइट। पूरा स्टेडियम के अंदर का जो भी, और लंबा रखते हैं भाई, 2-3 घंटे का रखते हैं, जल्दी को कर दिया, राइट। बट जितना भी था, अगर 1 घंटे का भी था तो दिखाओ ना टीवी पे लाइव। आई डोंट नो व्हाई, किस रीजन से ये लोगों ने नहीं दिखाया वो। मतलब आई वांटेड टू सी एवरी सीन ऑफ इट, कि कब प्लेयर्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे स्पीचेस नहीं देखनी, तो आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड कि ब्रॉडकास्टर्स ने क्या हरकत करी है भाई। एक जो वो फोटो आई थी भाई एयरपोर्ट से रोहित शर्मा निकला, उसने उस ट्रॉफी ऊपर कर रखी है और मुंह ऐसे नीचे है थोड़ा। भाई व्हाट अ फोटो भाई, क्रेजी फोटो एक्चुअली में। वो जो इन लोग प्लेन के अंदर भी जब से लोग आए तो वहाँ पे कई सारी रील्स वगैरह शूट हुई हैं, सब बढ़िया, अच्छा लगा देख के। मतलब काफी अच्छा कंटेंट बनाया इंडियन क्रिकेट टीम ने। जब उनकी स्पीचेस आती हैं, व्हाट वुड यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक स्पेसिफिकली जो पहले रोहित शर्मा की थी, एंड जिस तरीके से क्राउड ने प्रॉपर भाई, मतलब वो था ना कि इस इलाके में कोई कुछ बोल नहीं सकता भाई रोहित शर्मा को, मतलब मार दिया जाएगा एक्चुअली में उस बंदे को। वो मुंबई का राजा रोहित शर्मा, इंडिया का राजा रोहित शर्मा। आई लव्ड कितना ज्यादा प्यार एंड अप्रिसिएशन रोहित शर्मा को मिला, क्योंकि मतलब भाई बहुत ही ज्यादा डिजर्वेड था भाई ये। बहुत टाइम मुझे बहुत जेन्युइनली खुश लग रहा था, राइट। मतलब उसके एक वो वीडियो भी थी जहाँ पे वो होटल में आ रहा होता, तो उसके पुराने बचपन के जितने फ्रेंड्स हैं, तिलक वर्मा अलॉन्ग विद देम, वो सब लोग ऐसे ऐसे चल के आते जैसे वो ट्रॉफी लेने आ रहा था। अच्छा, ये नहीं देखा। वो भी उसको ऐसे ऊपर उठा लिया था सबको। अच्छा। फिर उसकी मॉम से वो मिला था रोहित शर्मा, वो भी थी वीडियो।
तो इन जनरल इट वाज वेरी होलसम एंड जब वो ग्राउंड पे आते तो पहले वो डांस भी करने लग जाते सब भाई साथ में। वो तो मतलब अलग लेवल का सीन था बिकॉज इट जस्ट गोज ऑन टू शो कितना मीन करते हैं हाँ कितने खुश थे भाई लोग फाइनली एक्चुअली में। अपने आप को लेट लूज कर दिया हाँ एंड मुझे यही लगा था पूरे टाइम कि बस भाई जितना अप्रिसिएशन है जितना प्यार दिया गया इन सब प्लेयर्स को दे थॉरली डिजर्व इट, स्पेशली रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली तो भाई मुझे लग रहा है वो तब से वो उसी में ही है भाई, सदमे में हो उसे समझ में नहीं आ रही भाई कैसे हो सकता है मेरे साथ ऐसा। ये जो अभी उसकी वो थी क्या कहते हैं स्पीच थी उसमें भी ही वाज साउंडिंग सो हम्बल भाई, मतलब इतना ज़्यादा दबा दबा लग रहा था। रोहित शर्मा ऑन द अदर हैंड वाज लुकिंग वेरी हैप्पी, वेरी ब्राइट। एंड उसकी भी जो स्पीच थी रोहित शर्मा की, स्पेसिफिकली द मोमेंट दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, जिसमें वो सूर्यकुमार यादव की कैच के बारे में बोलने को कहते हैं उससे, एंड कैच से पहले वो बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू हार्दिक पांड्या जैसे लास्ट ओवर डाला है, एंड पूरा क्राउड जो हार्दिक हार्दिक चिल्लाता है। एंड वो पूरी वीडियो थी उसकी जब वो पहले अप्रिशिएट करता है रोहित शर्मा, देन हार्दिक हार्दिक चिल्लाते हैं। द वे हिज फेस लिट अप भाई उसके बाद, इट वाज जेन्युइनली वो खुशी हो रही थी भाई देख के कि ये बंदे ने जो रिडेम्पशन करा है, उसके बाद वो खड़ा होता है अप्रिशिएट करता है सबको। भाई रिडेम्पशन ऐसा हो, गजब। आई एम जेन्युइनली ईगर टू सी अगले साल मुंबई इंडियंस कैसा खेलती है, क्या वाइब रहती है वहाँ पे। राइट, 4 प्लेयर तो यहीं के ही हैं। आई थिंक दिस कुड बी अ गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर मुंबई इंडियंस आल्सो, हो सकता है। जिस तरीके से मतलब हार्दिक पांड्या को यही सेम क्राउड भी गाली दे रही है, बहुत तगड़ा अप्रिसिएशन टर्न अराउंड हुआ है। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने तो चलो जो बोला सो बोला, विराट कोहली को बुलाया जाता है, विराट कोहली ने 7 क्रेडिट बुमराह को दे दिया। हाँ उससे पहले भी ज्यादा कुछ ऐसी कुछ कई नई चीजें नहीं बताई उसने। राइट, पहले वो था ना, पहले वो आता है उसके बाद वो उससे पूछते फिर से 4 दिन कैसे रहे, एंड वो क्राउड कोहली तक कह रही होती है कि फिर वो कहता है कि सॉरी व्हाट वाज द क्वेश्चन। तो वो भूल जाता है क्वेश्चन क्या था। रोहित शर्मा भी पहले 1-2 मिनट तो चुप ही बैठा था, सिर्फ क्राउड को देख रहा था। अब वो कोहली तो भाई मतलब जब चलता आ रहा था तो मैं तो ईयरफोन लाके कर रहा था, एक्चुअली में लग रहा था भाई क्या बज क्रिएट हो रही है, कितनी ज्यादा कोहली सब चिल्ला रहे हैं। फिर बीच में सब चीकू कहने लग गए थे। कोहली का भी मतलब आई थिंक कि उसने भी यही बोला कि द लास्ट टाइम दैट वी हैड अ मतलब वही कि वानखड़े में थे जब वर्ल्ड कप जीते थे, तो देन आई सेड कि it is about time that we carry Sachin on our shoulders, and he has carried the burden of the country for so long. तो उसने कहा कि after so much time when I am in this position, क्योंकि उस टाइम पे उसने यही बोला कि मैं रिलेट ही नहीं कर पाता सीनियर से। वो तो उस टाइम मुझे साफ याद है, मैं तो देख रहा था वो क्लियरली। जैसे इस बार यशस्वी जायसवाल के साथ हुआ है 22-23 साल के था वो पहला वर्ल्ड कप खेला, वही जीत गया। क्या मतलब उसको चिल कर रहे हैं वहाँ भाई, उसे लगा था कि भाई रो भी क्यों रहे हैं लोग, अभी तो वर्ल्ड कप जीत गए, इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। बट वही है कि व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन, फिर उसने बोला भी ये चीज़ कि नॉट जस्ट मी, इवन रोहित, क्योंकि 15 साल से हम लोग खेलते आ रहे हैं, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ कि रोहित शर्मा इतना इमोशनल है फील्ड पे। रोहित शर्मा भी तब ऐसे करता है उसे हंस के। भाई यही तो मोमेंट्स देखनी थी भाई, यही देखने में मजा आता है। फिर उसने बोला भी कि जब मैं रोते हुए जा रहा था वो भी रो रहा था, फिर हमने हक करा, दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्टे इन माई मेमोरी फॉर एवर। बस यही देखना था भाई। मतलब आई थिंक अगर इसके बाद भी फैन वॉर्स हो सकती है ना, तो मतलब आप कुछ एकदम ही गलीच आदमी हो भाई। मतलब ऐसी मोमेंट्स के हाँ मतलब इसके बाद मतलब हो भी कैसे सकता है भाई ये चीज़। तो वो जितनी भी चीज़ें आई थिंक ये वर्ल्ड कप से इतने हीलिंग हुई है ना इन जनरल ऑडियंस की, एंड ऑल दीज फैन वॉर्स एज वेल। मतलब भाई जितना बोलो उतना कम है भाई। फिर वो उसके बुमराह के लिए बात करता है, बुमराह वाज नॉट सपोज्ड टू स्पीक बाय द वे। हाँ उसको पॉपुलर डिमांड पे बुलाया जाता है फिर, एंड वो फाइनली कहता है कि भाई मेरा रिटायरमेंट बहुत दूर है। दैट वाज अ गुड साइड टू सी, राइट। वरना वो भी बड़ा ह्यूमिलिटी के साथ ही बात कर रहा होता है, कर रहा होता है। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि अगर सिर्फ प्लान में विराट कोहली और रोहित शर्मा का ही था तो जडेजा को ही बुला लेते भाई। हाँ भाई कर सकते थे, रिटायरमेंट। हाँ रिटायरमेंट, राइट कर सकते थे। लॉजिकली विराट कोहली का वहां पे बोलने का पॉइंट है बिकॉज ही इज विराट कोहली, मतलब कैप्टन भी नहीं है, राइट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी नहीं है, तो विराट कोहली है वो इसलिए बोल रहा था। अगर रिटायरमेंट का सीन है तो फिर जडेजा को ही बुला लेते, परहैप्स उससे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करा, शेषन ने बुलाया। राहुल द्रविड़ को ही बुलाया गया था। राहुल द्रविड़ ने भाई वो फोन कॉल की बात की, तो पता था पहले से, बोला था ना उससे फाइनल के बाद भी ये चीज बोली थी, राइट। इट वाज ग्रेट टू सी भाई। हाँ मतलब उसने ये बोला ना कि मतलब रोहित शर्मा से जो फोन कॉल आया दैट वाज प्रोबब्ली द गेम चेंजिंग मोमेंट भाई। उसके चक्कर में ट्रॉफी आ गई अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे। आई थिंक इट वाज ऑल, मतलब इन लोग का एक वो प्लान होगा भाई, राहुल द्रविड़, कोहली, रोहित, उन सबका कि ये हम सबका लास्ट असाइनमेंट हो रहा है भाई, जीत कर ही आना, राइट, कुछ हो जाए। रोहित शर्मा भी मतलब कितना क्रेडिट देना चाहिए एक्चुअली में इस बारे में कि दैट अल्टीमेटली उसने कन्विंस कर लिया भाई राहुल द्रविड़ को कि भाई एक लास्ट प्रोजेक्ट है, इस पे काम करते हैं, नहीं हुआ तो फिर ठीक है भाई, सब निकल ही रहे हैं इसके बाद। कितना बड़ा रिस्क है रेपुटेशन पे भी, बिकॉज अगर फिर से हारते तो और ज्यादा मतलब 2022 वर्ल्ड कप के बाद कितना बोला गया था भाई राहुल द्रविड़ को कि मतलब भाई ही शुड नॉट बी द वन
And all of a sudden now he's a great हाँ he's a good coach, right. But हाँ भाई I think all of this बहुत अच्छा लगा देखने में. एंड स्पेसिफिकली बस वो एम्बियंस ही मेन है भाई. मतलब प्लेयर्स को तो हम जितना क्रेडिट दे उतना कम है ही, बट जो एम्बियंस क्रिएट करके दिया क्राउड ने, हैट्स ऑफ टू दैट क्राउड. वंदे मातरम वगैरह भी गा रहे होते हैं, कितना बढ़िया था भाई. मतलब क्राउड पूरी पार्टिसिपेट कर रही थी. उसे कहता है हार्दिक पांड्या से हाथ करो तो उसके हाथ में कपड़ा आ जाता है. पीछे बुमराह भी हंस रहा होता है. आई थिंक इट वाज ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रॉफी परेड्स एंड सेलिब्रेशंस ऑफ ऑल टाइम. ये तो है ही. मैं आई जस्ट एड्रेस दिस लास्ट पॉइंट मेरा, जो कि क्योंकि काफी जो सेलिब्रेशंस थे, काफी पोस्ट्स के नीचे ना काफी इंडियंस नहीं, अगेन वो दोज इंडियंस हु आर हाफ ऑस्ट्रेलियंस, वो लोग करने लगा भाई पैट कमिंस को देखा था तो हम लोग फालतू में सर पे चढ़ा रहे हो. भाई क्रिकेट इज नॉट दैट बिग इन दैट कंट्री एंड विल नेवर बी दैट बिग बिकॉज ऑफ दिस. मतलब तुम जीतो तो तुम्हें गाली पड़ेगी, तुम हारो तो तुम्हें गाली पड़ेगी. What do you want exactly भाई? मतलब this was so beautiful to watch for everyone. मतलब मैं तो इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो क्रिकेट का सी भी नहीं जानते, जो क्रिकेट देखते ही नहीं है. For them also it was something so good to see and so wholesome in general. उसके बाद भी अगर आपको उल्टी सीधी चीजें बोलनी है कि नहीं आप फालतू में सर पे उठा रहे हो, एंड मतलब अगर आप गाली उस लेवल पे दे सकते हो ना किसी प्लेयर को, तो फिर बी रेडी कि जब वो कुछ अच्छा परफॉर्म करे तो आप अप्रिशिएट भी उतना ही करो. दैट इज द होल गेम इन इंडिया भाई. मतलब एक्चुअली मैंने मैक्सिमम कमेंट्स देखे अर्जेंटीना हु. हाँ राइट. वो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के भाई कि ये सब मेसी के फैन है लेकिन अभी इंडिया पहले आता है, तो वो देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे. ऑल इन ऑल एनी लास्ट थॉट्स, बिकॉज आई थिंक जिस लेवल का ये रिसेप्शन मिला है प्लेयर्स को, ये शायद उनने खुद भी नहीं सोचा होगा इस लेवल का मिलने वाला है. मैंने तो नहीं सोचा था पर्सनली. It exceeded all expectations possible. Just goes on to show how much cricket means to the people of this country and why it will stay as the biggest. मतलब लोग कितना भी कह लें कि लोगों का इंटरेस्ट उठ रहा है, ये उठ रहा है, तब ये हाल है. मतलब अगले 100 साल तक क्रिकेट कहीं नहीं जा रहा है इंडिया से भाई. राइट. इमेजिन अगर हम लोग ऐसे ट्रॉफी से छड़ी लगा दें, क्या क्या हो सकता है. 2026 का वर्ल्ड कप हम जीत जाए, क्या हो सकता है. चैंपियंस ट्रॉफी अभी आ रही है. I think the vibes are going to be next level crazy. Now with the tag of being defending champions in T20 format. Any last thoughts on this one? Where do we go from this? भाई I'm just happy जो चीज़ें हुई है, and मैं again and again I'm saying that only कि जो appreciation मिलना चाहिए था प्लेयर्स को, जो कि मतलब एक honestly if you are an unbiased cricket fan तो आपके मन में होती है ना चीज़ें, स्पेशली आफ्टर दैट वर्ल्ड कप हार्ट ब्रेक 2023 में. एवरीबडी वॉन्टेड कि भाई इनको जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली. मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो वाइब्स थी सारे स्टेडियम में, अगेन ग्रेट क्रेडिट गोज टू ऑल द पीपल इन दिस कंट्री कि आपने हर स्टेडियम में वो वाइब बना के रखी, बट अल्टीमेटली वो फ्रूटफुल हो नहीं पाया. एंड फाइनली मुझे भी यही लगा था कि ये T20 वर्ल्ड कप जीते, शायद ओडिया वर्ल्ड कप होता तो आई वुड हैव बीन एक्सपेक्टिंग कि क्रेजी होंगे सब लोग. मुझे बस ये लगा था शायद T20 वर्ल्ड कप में इतना शायद ना हो लोग, मतलब क्योंकि प्रॉब्ली दिस माइट नॉट मीन दैट मच टू एवरीवन एल्स. बट वही उसके बाद भी ऐसे लेवल की सेलिब्रेशन हुई है, एंड आई एम जस्ट हैप्पी भाई. मतलब आई could not have asked for anything more. There you go. That this should be the beginning of a great era for Indian cricket. And on that note, let's end today's podcast. Hope सबको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. जो नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी चाहिए वो मुझे दिखाएगा. वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी.